हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है सीएमए फाउंडेशन के जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में होने वाले हैं और आईसीएमआई ने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज कर दिया है फॉर दिसंबर 2023। तो बच्चों अब तो सीरियस हो जाओ। आपको बच्चों मैंने वादा किया था कि जैसे ही मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज होता है वैसे ही सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर दिसंबर 2023 और हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। बोला फॉर एन इवेंट odds इन फेवर आर 5 to 2। दिस मीन्स दैट, बोला गया है odds इन फेवर 5 to 2 का मतलब क्या है। तो 5 to 2 का मतलब इसको हम 5:2 लिख सकते हैं बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं ये 5 + 2 करता हूं तो यहां पे क्या आता है, ये 7 आता है टोटल। और ये 7 टोटल क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, कितनी बार ट्रायल किया गया। ठीक है, और ये जो यहां पे जैसे कि हमने पहले क्या बोला है, फेवर बोला है, तो ये जो 5 डिनोट कर रहा है ये फेवर को डिनोट कर रहा है। तो सर 2 किसको डिनोट कर रहा है, ये अगेंस्ट को डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया। चलिए तो देखते हैं ऑप्शन क्या बोला है। सबसे पहला बोला है इन अ टोटल ऑफ 7 ट्रायल। चलो, टोटल 7 ट्रायल में से द इवेंट विल ऑकर, फेवर का मतलब इवेंट का होना है ना। तो इवेंट कितनी बार होगा सर, 5 बार होगा। तो बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन अ टोटल ऑफ 7 ट्रायल्स द इवेंट विल ऑकर 2 टाइम्स। नहीं, ये अगेंस्ट है। ठीक है ना। सी बोला इन अ टोटल ऑफ 5 ट्रायल्स। 5 ट्रायल्स नहीं, टोटल तो कितने हैं, 7 ट्रायल्स है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। आगे डी बोला इन ए टोटल ऑफ 7 ट्रायल्स द इवेंट विल नॉट ऑकर 5 टाइम्स। बोला इवेंट 5 टाइम्स ऑकर नहीं होगा, बट यहां पे मैंने क्या बताया, फेवर बोला है, तो ये होगा। तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जबरदस्त क्वेश्चन है और काफी बार मैंने जब क्लासेस ली हैं उस दौरान भी मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी कराया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, x इज इक्वल टू 1.36y माइनस 5.2 एंड y इज इक्वल टू 0.61x प्लस 1.51 आर टू रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमें निकालना है कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन देम इज। ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो ये जो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, यहां से यहां तक लिख दो। x इज इक्वल टू 1.36y माइनस 5.2। यहां से बच्चों अगर मैं bx ऑन y निकालता हूं, ठीक है, तो bx ऑन y कैसे निकलेगा, y के आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज 1.36। दूसरा हमें क्या दे रखा है, ठीक है, इसको हम 1 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं डिटेल में कर रहा हूं। y इज इक्वल टू 0.61 x है और यहां पे बोला प्लस 1.51 और यहां पे अगर मैं b y ऑन x निकालू तो क्या आ जाएगा, x के आगे जो कोफिशिएंट है यही बताया था 0.61। अब हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है r फाइंड आउट करने बोला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है, √ओवर bx ऑन y मल्टीप्लाई बाय by ऑन x, है कि नहीं है। अब आप बड़े गौर से देखो कि आपको क्या गिवन है, bx ऑन y है 1.36, तो यहां रूट के अंदर इसको मैं 1.36 मल्टीप्लाई बाय by ऑन x क्या है 0.61, तो यहां पे 0.61 मैंने लिख दिया। बस इसको आप कैलसी से सॉल्व करिए, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं है, देखो देखो क्या है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 1.36 मल्टीप्लाई बाय 0.61 इज इक्वल टू, और फिर इसका स्क्वायर रूट कर दो तो 0.91 है क्या ऐसा ऑप्शन, 0.911, ठीक है, अप्रोक्स। तो ऑप्शन सी आपका ये करेक्ट है। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था आर bx ऑन y और by ऑन x तीनों ही सेम साइन के होने चाहिए। तो ये दोनों क्योंकि पॉजिटिव में है बच्चों, तो ये आर भी क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। क्लियर है, यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, थ्योरी क्वेश्चन है ये और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला विथ रेस्पेक्ट टू एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के हिसाब से
कौन सा होता है? चलिए ऑप्शन में आता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल। नहीं, डायग्रामेटिक जो होता है, डायग्राम जो हम हिस्टोग्राम देखते हैं, बार डायग्राम देखते हैं जो बच्चों, वो क्या होता है? एट्रैक्टिव होता है कि नहीं है? हमें यहाँ पे एक्यूरेसी की बात कही है। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन यहाँ भी नहीं होता, यहाँ पे काफी लेंथी मेथड है ये, है ना, काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, बोर सा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। टेबुलर प्रेजेंटेशन, यस, टेबुलर इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि हर कोई आसानी से उसको समझ सकता है, क्योंकि वहां पे कॉलम और रो के माध्यम से अच्छे तरीके से एक एक चीज रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन इज प्रेफरेबल टू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का करेक्ट है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलिए यहां पे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड द फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स। बोला, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। कई बच्चे प्राइस इंडेक्स निकाल देते हैं और ऑप्शन में जो प्राइस इंडेक्स का दिया होगा उसको टिक मार देते हैं, जबकि गलत हो जाएगा। यहां पे क्वांटिटी इंडेक्स बोला है, और किस मेथड से? फिशर्स के मेथड से। तो क्वांटिटी इंडेक्स Q01। तो जब ये करेंगे तो हमें पता है कि जब हम क्वांटिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो क्या होता है, याद है कुछ? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्पेरेस एंड पास्चेस मेथड। तो लैस्पेरेस का फॉर्मूला और पास्चेस का फॉर्मूला, उन दोनों का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। चलो, तो क्या होगा? सबमेशन यहां पे हो जाएगा Q1, यहां पे सबमेशन Q0। मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था, ठीक है। और लैस्पेरेस ने यहां पे बेस ईयर की प्राइस को इंपॉर्टेंस दिया था, तो ऊपर नीचे दोनों क्या ले लिया मैंने? P0 मल्टीप्लाई। यहां पे भी क्या होगा? Q1 सबमेशन Q0, और पास्चेस ने क्या किया था? करेंट ईयर की प्राइस को यहां इंपॉर्टेंस दिया था, तो P1 यहां भी P1, और मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, ठीक है। चलो जी, अब देखो इसको हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आप लोग के पास। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत कम टाइम मिलता है क्वेश्चन के लिए। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा बेस ईयर का यूनिट प्राइस दे रखा है, तो इसको मैंने P0 लिखा। ये क्वांटिटी है, इसको मैंने Q0 लिख दिया। ये P1 करंट ईयर है और ये Q1, ठीक है, P1 और Q1 कर दिया। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? Q1 P0। तो देखो मैं डायरेक्ट कैसे निकाल रहा हूं, आराम से समझना। Q1 P0, तो Q1 कौन सा है? Q1 ये है और P0 ये है, यही होगा मेरे बच्चों। यस सर। तो देखो कैसे करना है, कैलसी से बता रहा हूं। 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू M प्लस, ठीक है, ऐसे करना। फिर इधर से 10 मल्टीप्लाई बाय 6, फिर है 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू M प्लस, और फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर है 17 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू M प्लस, और फाइनली MRC करना है। बस ये आ गया आपका 185 देखो कितना इजी तरीका। उसके बाद बोला है P0 Q0 तो आसपास के ही है, तो ये तो डायरेक्ट कर लो। क्या होगा? 8 इंटू 6, हाँ ठीक है, 8 इंटू 6 इक्वल टू M प्लस, फिर उसके बाद 10 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू M प्लस, देन 17 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू M प्लस, और फाइनली MRC। तो 234 234 ये नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब P1 Q1 ये आसपास के, तो करो बच्चों। तो 12 इंटू 5 इक्वल टू M प्लस, 11 इंटू 6 इक्वल टू M प्लस, 8 इंटू 5 इक्वल टू M प्लस, और फाइनल के लिए MRC। तो यहाँ पे 166 आ रहा है ये अपॉन में क्या है? Q0 P1, Q0 ये आसपास Q0 और P1। चलो इसको भी कर लो। 6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू M प्लस, 5 मल्टीप्लाई बाय 11, 5 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू M प्लस, देन 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू M प्लस MRC 191 मल्टीप्लाई बाय 100। चलो जी आगे देखें, अब इसे सॉल्व करो। तो 185 डिवाइड बाय 234, मैंने क्या किया? 185 डिवाइड बाय 234, फिर कर दो मेरे बच्चों मल्टीप्लाई बाय 166 डिवाइड बाय 191 इज इक्वल टू आ गया, बस उसका स्क्वायर रूट कर दो। स्क्वायर रूट कर दिया
और मल्टीप्लाई बाय 100 अगर मैं करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू तो 82.89। ठीक है, ऐसा आ रहा है क्या? यहाँ पे ये शायद कहीं गड़बड़ है। इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए इट शुड बी 82.89। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कहीं पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये इसका करेक्ट आंसर जो है आपका 82.89 होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है मेरे बच्चों? नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। चलो, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज ऑफन रिफर टू एज। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो बच्चों यहां पे हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, मतलब संभावना की बात करते हैं, है कि नहीं? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना? तो संभावना की बात करते हैं, अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है इन अ बाईवेरिएट, बाईवेरिएट का मतलब टू वेरिएबल, है ना, एनालिसिस इफ टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर। क्या क्या है टू रिग्रेशन इक्वेशंस? एक है m x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड, और दूसरा दे रखा है, क्या है दूसरा? -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 14। चलो, इफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, ये r की वैल्यू दे रखी है 1/√10 होना था ये। ठीक है, ये कहीं मिस्टेक है, 1/√10। देन वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी। चलो, तो लेट मान लेते हैं इस इक्वेशन को, क्या मान लेते हैं? x ऑन y, है ना? क्या मान लेते हैं इसे? x ऑन y। तो जब x ऑन y मानेंगे तो मैंने बार बार समझाया, x को लेफ्ट में रखो, बाकी सबको राइट में ले जाओ। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं, x को मैं लेफ्ट में रख रहा हूं, ये -y राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 10 राइट में जाएगा, -10 हो जाएगा। ये x के साथ m मल्टीप्लाई में है, तो यहां पे आके डिवाइड, यहां पे आके भी डिवाइड, खत्म कहानी। और इसको मान लेते हैं, अगर ये x ऑन y माना तो इसे डेफिनेटली मुझे क्या मानना पड़ेगा? y ऑन x। तो इधर से y को छोड़ दो बस, 14 तो राइट में है ही, इसको राइट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का प्लस हो जाएगा और 2x। अब ये जो 5 है y के साथ मल्टीप्लाई में है, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे अगर हम b x ऑन y निकालें, रिग्रेशन कोफिशिएंट x ऑन y निकालें, तो क्या आएगा? जो y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना बच्चों, तो 1/m हो जाएगा, ये लो। और रिग्रेशन कोफिशिएंट y ऑन x निकालेंगे तो x के आगे जो कोफिशिएंट है क्या है? 2/5। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग पता, r इज इक्वल टू √/b x ऑन y मल्टीप्लाई बाय b y ऑन x, यही होता है मेरे बच्चों। r की वैल्यू क्या बोला है? 1/√10। ठीक है, ये क्या क्या आया हमारा? b x ऑन y आया 1/m। ठीक है, ये डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के लिए जरूरी है समझना, करने के लिए 2-3 स्टेप्स में हो जाएंगे, बार बार कह रहा हूं। बस आप रूट हटा दो दोनों तरफ से, तो हटा देंगे तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे 2/5m। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर m इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 2 ज़ा 20। ठीक है ना, 20/5। तो m की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। सिंपल है क्या ऑप्शन में? यस, ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। तो हमने कर लिए, ये कितने 6 क्वेश्चन कर लिया हमने, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था। आगे क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बोली है किसकी? 2 इवेंट की, ए की और बी की। तो ए की दे रखी है 0.05, बी की दे रखी है 0.95 रेस्पेक्टिवली। वी कैन इन्फर दैट, तो हम क्या इससे नतीजा निकाल सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? ठीक है, ये हमें बताना है। तो यहां पे आप देखो, जो ज्यादा प्रोबेबल है, जिसकी ज्यादा होने की संभावना है, वो कौन सा है? वो इवेंट बी है, क्योंकि इवेंट बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है? दे रखी है 0.95 है ना, 0.95 है। अब हमें पता है किसी भी इवेंट की होने की या ना होने की संभावना जो होती है वो 1 होती है। तो देखो ये 0.95 है ना, और ये 0.05, तो इससे काफी बड़ा है ये। ठीक है, तो इसलिए हमारा इवेंट बी का जो होने की संभावना है वो ज्यादा है।
तो अगर हम ऑप्शन देखें, इवेंट ए इज मोर प्रोबेबल, नहीं ये तो गलत है। इवेंट बी इज मोर इम्प्रोबेबल, नहीं इवेंट बी इज मोर प्रोबेबल, हाँ तो इसकी ज्यादा होने की संभावना है इवेंट बी की, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 0.95 दे रखा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन बच्चों। देखो कुछ नहीं है, समझना होता है थोड़ा, ठीक है, ये समझना होता है। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना है आप लोगों ने, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने आप लोग को लॉग, क्योंकि यहाँ पे अभी सिखाएंगे नहीं अभी, क्योंकि क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग, तो मैंने आपके सुविधा के लिए ना यहाँ पे लॉग लिख दिया है। लॉग की मेरे पास काफी सारी वीडियो मैंने बना रखी है पहले भी, वो देखिए जरूर आप। चलो यहाँ पे हमें क्या बोला है सर, यहाँ पे बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड सिंपल एवरेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमें बोला है। ज्योमेट्रिक मीन मेंशन कर दिया है बच्चों, ये चीज हमें ध्यान रखना है यहाँ पे। और रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स बोला है, ये आपको पता ही है। तो क्या करते हैं उसके लिए, क्यू निकालते हैं, याद है। और क्यू कैसे निकालते हैं, Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटिव इंडेक्स या क्वांटिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो यहां पे ही कर दें, चलो यहीं पे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। तो यहां पे ये हमारा आइटम है, बेस ईयर की क्वांटिटी क्या लेंगे सर, इसको हम लेंगे Q0। करेंट ईयर की क्वांटिटी इसको क्या लेंगे Q1। अब बच्चों हमें Q निकालना है, ठीक है, दैट इज रिलेटिव क्वांटिटिव या क्वांटिटी इंडेक्स। इसका होता है क्या, Q1 अपॉन Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हमने निकालना है। चलो जी, तो ये निकालिए। तो सबसे पहले एक बार फॉर्मूला जान लेते हैं कि कैसे निकालना है। जब हमें क्वेश्चन में पूछा होगा सिंपल एवरेज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिलेटिव क्वांटिटिव इंडेक्स, तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, फिर इसको कर लेंगे बाद में। तो पहले फॉर्मूला जानना है, एंटीलॉग, ठीक है, ब्रैकेट में सबमेशन लॉग ऑफ क्यू, जो हम क्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, क्यू निकालेंगे तो उसका लॉग निकालेंगे फिर, और अपॉन में क्या होता है एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। बस ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना। चलो जी, तो ये आइटम थोड़ा यहां कर लेते हैं हम लोग, चलो स्पेस हो जाएगा, है ना। चलो अब ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से कर लेते हैं। जब करना ही है तो Q इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q0 और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये करना है हमने। चलो जी, अब देखो सबसे पहले तो Q1 अपॉन Q1 क्या है, यहाँ पे Q1 आपका 12 है, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ 12 डिवाइड बाई 8 और मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो 150 आ रहा है। ठीक है, चलो जी, उसके बाद 11 डिवाइड बाई 10, 11 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ रहा है 110। ठीक है, दूसरे के लिए। और यहाँ पे होगा 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे बच्चों 66.66 या अप्रॉक्स 0.67 लिख सकते हैं, है ना। चलो अब इसका क्या करना है, लॉग निकालना है, लॉग क्यू। अब यहाँ पे दे रखा है सब आपका, यहाँ पे देखो साहब क्या है भाई, ये मैंने पहले लिख दिया था। तो log 150 का दे रखा है आपको ये, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। तो 150 का कितना है, 2.176 और 1, फिर 110 का दे रखा है कितना 2.0414, और इसका दे रखा है 6.66 या 67 अप्रोक्स बोला था मैंने, 1.823 और 9। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोग को, और लॉग आप लोग को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, ये कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए था, फॉर्मूले में मैंने क्या बोला था कि हमारा सबमेशन क्या चाहिए, लॉग क्यू चाहिए। तो अब इसका टोटल करो, देखो कितना आ रहा है। तो सर इसका अगर मैं टोटल करूं तो 2.1761 प्लस फिर है हमारा 2.0414 और फिर है प्लस 1.8239। ठीक है, यही है जी सर, इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये आ रहा है आपका 6.0414। ठीक है ना,
चलो, अब मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख ही रखा है, तो यहां पे सीधा सीधा क्या करेंगे सर, एंटीलॉग पूरा ही लिख रहा हूं, और यहां पे सबमिशन लॉग क्यू कितना आया, ये आया है सर हमारा 6.0414 और डिवाइड बाई एन कितने आइटम थे, 3 आइटम थे, ठीक है, तो डिवाइड बाई 3 कर दो तो बच्चों ये आएगा 2.0138, तो ये आ जाएगा हमारा, यहीं पे लिख रहा हूं मैं एंटीलॉग, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, और ये आ रहा है हमारा 2.0138, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें एंटीलॉग निकालना है, तो जो अगर मैं बात करूं इसके एंटीलॉग का, तो इसका एंटीलॉग होता है आपका 103.23, ठीक है, क्या होता है 103.23। इज इट क्लियर? तो कुछ नहीं था बच्चों, बड़ा सिंपल सा था, है ना। चलो, अब यहां पे क्या बोला है, ध्यान दो, बोला कंसीडर द फॉलोइंग रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट दे रखा है, एन दे रखा है 12, सबमिशन डी एक्स 0 है, सबमिशन डी वाई 4 है, सबमिशन डी एक्स स्क्वायर है आपका 1344, सबमिशन डी वाई स्क्वायर दे रखा है 215, सबमिशन डी एक्स डी वाई दे रखा है 4360, आपको बोला है एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट इज, अच्छा एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है ना, जिसकी वैल्यू 0 से बिल्कुल नजदीक होती है, 0 के करीब होती है, वो एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, ठीक है। चलो तो करते हैं, तो इसके लिए हमें ना क्या करना पड़ेगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट बोला है, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट हमें क्या निकालना है, एक तो बी एक्स ऑन वाई निकालो, और एक निकाल लो आप बी वाई ऑन एक्स, यही होता है। अब इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है बच्चों, क्या होता है, समेशन, ध्यान रखना डी, अच्छा पहले एन भी ले लो, मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, ठीक है, अपॉन में यहां पे बाद में क्या है वाई है, तो बस वाई के लिए करना है अपने, एन समेशन डी वाई का स्क्वायर माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, बस ये सब कुछ गिवन है बस, और कुछ नहीं है। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां का करूं, तो देखो यहां पे क्या कर देंगे, बी वाई ऑन एक्स है तो ऊपर तो सेम वही आएगा, एन समेशन डी एक्स डी वाई माइनस समेशन डी एक्स समेशन डी वाई, अपॉन में यहां पे एक्स बाद में, तो बस एक्स के लिए करना है, एन समेशन डी एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन डी एक्स का होल स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब बस वैल्यू बिठाओ बच्चों, फटाफट करो, तो यहां पे देखो एन कितना है सर, एन हमारे पास 12 है, मल्टीप्लाई बाई समेशन डी एक्स डी वाई दे रखा है, क्या समेशन डी एक्स डी वाई दे रखा है 4360, तो ये 4360 गिवन है, माइनस समेशन डी एक्स क्या है, समेशन डी एक्स यहाँ पे 0 है, और समेशन डी वाई है क्या है, समेशन डी वाई 4 है, तो 0 इंटू 4 ये तो 0 ही आ जाएगा। नीचे का देखते हैं, एन, एन मतलब 12 है, मल्टीप्लाई बाय समेशन डी वाई का स्क्वायर, तो डी वाई का स्क्वायर है 215, तो ये 215 ले लिया, माइनस समेशन डी वाई का होल स्क्वायर, डी वाई क्या है सर, डी वाई देखो 4 है बच्चों, तो इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, है कि नहीं है, बस इसे सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करें फटाफट, तो यहां पे देखो क्या कर रहे हैं, 12 मल्टीप्लाई 4360 इज इक्वल टू, तो ये तो मेरा आ रहा है कितना सर, ये आ रहा है 52320, और नीचे क्या होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 215 माइनस 16 इज इक्वल टू 2564, और डिवाइड करने पर देखो कितना आ रहा है 52320 डिवाइड बाय 2564 इज इक्वल टू, आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 20.4056, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसी तरीके से हमने इसका भी करना है। चलो अब यहां पे देखो क्या क्या गिवन है, एन तो 12 भी था, मल्टीप्लाई समेशन डी एक्स डी वाई, ऊपर का तो वही रहेगा 4360 यहां पे तो 0 ही रह जाएगा, नीचे का चेंज होगा, है ना, एन 12 है, समेशन डी एक्स का स्क्वायर है 1344 मल्टीप्लाई बाय 1344 है,
ठीक है बच्चों। अच्छा 1344 हो गया, और यहाँ पे माइनस सबमिशन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स जीरो है तो यहाँ पे तो जीरो ही आएगा, जीरो का होल स्क्वायर जीरो ही होगा, है ना। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाई 4360 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे तो वही आएगा आपका रिजल्ट 52320, और इसको डिवाइड बाय कर देंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 1344 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ रहा है 16128। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 52320 डिवाइड बाई 16128 इज इक्वल टू, ये आ रहा है हमारा 3.24, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, इसका अगर मैं देखूं 3.244, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अच्छा यहाँ पे माइनस में दे रखा है ये, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा देखो हमारा समझना ही है, ये ना माइनस में था, मुझे लगा ये डैश है। सबमिशन डी एक्स डी वाई ये क्या था बच्चों हमारा, ये -4360 था, ये वाला जो है हमारा ये माइनस में, ये वैल्यू हमारी किस में, माइनस में। ठीक है, तो ये टोटल हमारे यहाँ पे माइनस में आएगा, ये टोटल हमारा क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये हमारा क्या आएगा, आगे ये माइनस में ही आएगा, ये आंसर भी हमारा क्या होगा, माइनस में ही आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये जो है ये माइनस में, ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा माइनस आएगा, और यहाँ पे भी इस वैल्यू का आगे माइनस। तो आप देखो इसमें से एक आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, -20.4056, और एक आ रहा है -3.24। तो कौन सा जीरो के नजदीक है सर, ये जीरो के नजदीक है कि नहीं है, ये जीरो के नजदीक है, तो इसलिए ये क्या है आपका, बताइए क्या है, एप्रोप्रिएट रिग्रेशन कोफिशिएंट है। ठीक है, तो क्या आ रही इसकी वैल्यू, -3.244, दिस वन इज द करेक्ट वन। ठीक है बच्चों, तो कुछ नहीं था, देखो बड़ा आराम सा क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपने वैल्यू को निकालना है। अब आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। थ्योरी क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, पूरी डिटेल में ही करा रहा हूं। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट, जब भी क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की बात करी है तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अनुसार जो प्रोबेबिलिटी की एजम्पशन है ना, या किस तरह उसको डिफाइन करते हैं क्या है, तो वो कहता है क्या है बच्चों, कि जो आउटकम आएगा ना, आउटकम मतलब जो नतीजा आएगा ऑफ एन एक्सपेरिमेंट का, एक एक्सपेरिमेंट का, आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब मैंने आपको कहा कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी होने या ना होने की जो संभावना होती है 1 होती है, और दूसरी चीज मैंने आपको समझाया था अनसर्टेनिटी। अगर मान लो एक सिक्का है, कॉइन है, अब मैं कॉइन को फेंक रहा हूं, क्या आप बता सकते हो कि हेड ही आएगा, नहीं सर। क्या आप बता सकते हो कि सिर्फ टेल ही आएगा, नहीं सर। तो इक्वली लाइकली का मतलब ये है हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर मान लो पहली बार हेड आ गया, क्या अगर मैं दोबारा टॉस करूं तो क्या जरूरी है टेल ही आएगा, नहीं सर, हेड भी आ सकता है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हाँ, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दैट इज इक्वली लाइकली। यही आपका क्लासिकल डेफिनेशन या क्लासिकल एजम्पशन था, किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कितना कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, आराम से समझा रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं। क्वेश्चन बोला इन आईपीएल, इंडियन प्रीमियम लीग मैच है ना क्रिकेट का, कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेस 70% ऑफ देयर गेम्स एट नाइट 8 o'clock। बोला जो कोलकाता नाइट राइडर्स की जो टीम है वो 70% जो गेम है ना वो रात को खेलती है 8 o'clock स्लॉट में, ठीक है, और 30% ड्यूरिंग द डे, और जो 30% गेम है वो दिन के दौरान खेलती है, दैट इज 4 o'clock स्लॉट में। द टीम विंस 50% ऑफ देयर नाइट गेम्स एंड 90% ऑफ देयर डे गेम्स। अब ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स है ये 50% जो गेम है ना वो कब, नाइट में जीतती है, और 90% दिन के टाइम पे जीतती है।
तो हमें बोला है अकॉर्डिंग टू टुडेज न्यूज़पेपर दे वोन यस्टरडे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वाज प्लेड एट नाइट इज, अब एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला क्या कि जो मैच हुआ था उसमें वो जीत गई। हमें बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द गेम वाज प्लेड एट नाइट, कि गेम को रात में खेला गया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये है हमारा बेस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है ना, बेस थ्योरम। तो ये बेस थ्योरम के ऊपर हमारा क्या है बच्चों, बेस्ड है, ठीक है, ये आपने कर रखा है। अब इसमें देखो क्या क्या बोला, इसको मैं आराम से आप लोगों को समझा रहा हूं, एक एक चीज आराम से समझो। सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी है ना किसकी, कोलकाता नाइट राइडर्स की, KKR लिख रहा हूं मैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ KKR, ठीक है, टू प्ले गेम्स एट नाइट, टू प्ले गेम्स एट नाइट, क्यों रात में खेल रहे हैं, ठीक है। इसको और शॉर्ट कर देते हैं, इतना घबराओ मत। तो मैं सीधा सीधा लिख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी है नाइट में खेलने की, ठीक है, तो उसको मैंने ए ले लिया, क्या हो जाएगा सर, कितना बोला है 70%, तो 70% मतलब 70/100, और 70/100 का मतलब 0.7, ये आ गई प्रोबेबिलिटी कि वो रात को खेलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 70% थी, दैट इज 0.7। दूसरा मैं ले रहा हूं प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल शॉर्ट तरीका, ठीक है, मैंने बी लिख दिया दिन में खेलने की, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बोली 30%, तो 30/100, तो दैट इज क्या होगा 0.3। अब यहां पे बोला है टीम विन्स 50% ऑफ दियर नाइट गेम्स एंड 90% डे गेम्स। चलो अब प्रोबेबिलिटी ध्यान से समझना, ये जो इवेंट है, इवेंट क्या है, क्रिकेट मैच ही तो है, इवेंट है, क्योंकि बेस थ्योरम कर रहे हैं, ध्यान रखना, इवेंट है कब का, नाइट में जीतने का जो चांस है, तो नाइट के लिए हमने क्या लिया था, ए लिया था, तो E/A लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो E/A नाइट में जीतने के जो चांसेस हैं वो कितना 50% है, तो 50% मतलब 50/100, दैट इज 0.5। और प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम लोग, इवेंट वही है, बी का मतलब दिन में, इसके चांसेस कितने हैं 90% है ना, 90% मतलब 90/100, दैट इज 0.9 है, बस खत्म। अब बच्चों फॉर्मूला क्या होता है इसका, नाइट में क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वाज प्लेड एट नाइट, नाइट में बोला है, क्या संभावना होगा कि जो मैच था जो जीते हैं वो रात में ही जीते हैं। चलो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, देखो प्रोबेबिलिटी, ठीक है, रात की बात बोल रहे हैं, तो रात में क्या था, ये वाला नाइट का था, तो ये ए आ जाएगा, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी जो इवेंट रात में खेली गई, ये आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। टोटल कैसे, जो रात को खेली गई है ना, और PE/A ये भी आएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी जो क्या दिन में खेली गई, मल्टीप्लाई बाय PE/B, बस नीचे टोटल आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, क्योंकि जो चीज मांगी है, क्योंकि यहां पे हमें बताना है द प्रोबेबिलिटी दैट द गेम वाज प्लेड एट नाइट, कि गेम रात में खेला गया, तो रात वाला ऊपर कर देना मल्टीप्लाई जो जो यहां पे है, और नीचे क्या आएगा, रात वाला भी आएगा और दिन वाला भी आएगा। ये होता है बेस थ्योरम, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे डे बोला होता तो डे वाला ये चीज ऊपर आ जाता और नीचे दोनों आ जाते, बस। अब वैल्यूज पुट कर दो और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर आ जाएगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ये हो सकता है काफी बच्चों को मुश्किल लगे प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन, बट एक बार देखे कंसेप्ट को आराम से आ जाएगा मेरे बच्चों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितना था 0.7, तो ये तो है 0.7 मल्टीप्लाई बाई PE/A है 0.5, ये 0.5, और नीचे ये तो आएगा ही आएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.5 प्लस बी का 0.3 और 0.9 है ना, यही है,
और ये है 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.9। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं मेरे बच्चों तो देखो कितना आ रहा है, 0.7 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल टू 0.35 तो ऊपर आ रहा है। चलो जी, नीचे देखो क्या आ रहा है, 0.35 ये भी आएगा और प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.9 इज इक्वल टू 0.27 ये आ रहा है। और एक स्टेप कर लेते हैं आप लोग को डिटेल में कराने के लिए, 0.35 नीचे आ जाएगा आपका 0.35 प्लस 0.27 इज इक्वल टू 0.62। ठीक है, अब इसको करते हैं 0.35 डिवाइड बाई 0.62 इज इक्वल टू 0.5645 है क्या ऐसा ऑप्शन, 0.5645, यस बिल्कुल है, ऑप्शन बी आप लोग का करेक्ट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मानता हूं कि टाइम लेगा, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ये, इसको समझना पड़ेगा, है ना। तो किस तरीके से इवेंट निकाला, ये बेस थ्योरम में आता है, उसका फॉर्मूला है, ये आपने अच्छे से समझना है बच्चे, कुछ नहीं है, टफ नहीं है, थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखो ये डेटा आपको गिवन है, कॉमोडिटी गिवन है, बेस प्राइस, करेंट प्राइस और वेट। बेस प्राइस को बच्चों हम लोग क्या लेते हैं, P0, करेंट प्राइस को P1 और वेट को हम लोग W ले लेंगे। यहाँ पे आगे बोला वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, सब्मेशन P1 इंटू डब्ल्यू, सब्मेशन P0 इंटू डब्ल्यू और मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे, दैट्स ऑल। अब हम कैलसी के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ऐसे मैनुअली करने लगेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, है कि नहीं है। तो देखो कैसे करना है हमने, बड़ा सिंपल तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे हमें P1 इंटू डब्ल्यू बोला है बच्चों, ये 45 नहीं, यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे ये 40 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो करते हैं अब। तो P1 इंटू डब्ल्यू इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में, और फिर जो आपका P1W आएगा उसका टोटल करना है। तो मैं डायरेक्ट कैलसी के माध्यम से बता रहा हूं, क्या करेंगे देखो, पहले 40 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू m प्लस, फिर उसके बाद 15 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू m प्लस, देन 90 मल्टीप्लाई बाई 7 90 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू m प्लस, देन 130 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू m प्लस, और आखिरी में 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू m प्लस, और फाइनल रिजल्ट के लिए MRC। तो मेरे बच्चों ये आ रहा है आपका 1580 डिवाइड बाई, अब क्या करेंगे सबमेशन P0W, चलो P0W, अब इसके साथ इनका, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू m प्लस, 15 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू m प्लस, 80 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू m प्लस, 110 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू m प्लस, और आखिरी है 25 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू m प्लस एंड MRC। तो ये आ रहा है आपका बच्चों 1281 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1580 डिवाइड बाई 1281 एंड मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये आ रहा है 123.34 जो कि ऑप्शन ए है। तो देखो कितना शॉर्टकट तरीके से मैंने आप लोग को ये कराया है, तो उम्मीद करता हूं कि क्लियर है ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्या बोला है देखते हैं। यहां पे भी आपको ये सारा डेटा गिवन है, यहां पे भी फिर ये 40 ही होना चाहिए, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना। और आपको यहाँ पे आप बोला है वेटेड अर्थमेटिक मीन और प्राइस रिलेटिव, आपको पता है प्राइस रिलेटिव, ध्यान रखना, इंडेक्स नंबर इज। तो इसके लिए जब हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे बच्चों, सबमेशन P W अपॉन सबमेशन W, ठीक है, W मतलब वेट। यहाँ पे आपका ये P0 है, यहाँ पे ये करेंट प्राइस तो P1 और ये W। अब यहाँ पे देखो हमें P निकालना है, अब P का मतलब ही क्या है हमारा प्राइस रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं P निकालूं तो P कैसे निकालते हैं, P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और उसके बाद P और W को मल्टीप्लाई करके इसका टोटल लाना है, तब जाके ऊपर बिठाना है, यही करना है।
अब इसको मैं डायरेक्ट कैलसी से करूंगा, देखो कैसे। तो आपका क्या है, P1 अपॉन P0, P1 यहाँ पे 40 है, देखो मेरे बच्चों, तो 40 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय P0, P0 इसके लिए क्या है 22 है यहाँ पे 22, तो मैं कर रहा हूँ 40 डिवाइड बाय 22, फिर है क्या मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया, और फिर उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करना पड़ेगा, W के साथ, है ना, P तो हमारा आ गया ये करके, अब W के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या है अब 8, तो हमारा क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 8, ठीक है, और फिर करना है क्या इक्वल टू M प्लस, बस कुछ नहीं है, सिंपल। दोबारा बताओ, पहले P निकाल रहा हूं और फिर W मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो P कैसे निकालूंगा, P1 अपॉन P0 दैट इज 40 डिवाइड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया P। अब मल्टीप्लाई जैसे ही हम 8 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा P इंटू डब्ल्यू, फिर मैंने इक्वल टू और M प्लस कर दिया, उसी तरीके से सब में करेंगे। अब तो नेक्स्ट करते हैं, 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाय 100, और फिर मल्टीप्लाई बाय जो वेट है आपका कितना है 6 इज इक्वल टू और M प्लस। नेक्स्ट क्या है 90 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, और फिर है मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू M प्लस, चलो इसका भी हो गया 130, उसके बाद है 130 डिवाइड बाई 110, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर करेंगे सर मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू M प्लस, ये भी आ गया। आखिरी में हमारा क्या है 30 डिवाइड बाई 25, ठीक है, 30 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू M प्लस, और फाइनल रिजल्ट के लिए MRC, ठीक है, समझ में आया। एक बार दोबारा बताओ, चलो और एक बार बता रहा हूं ताकि दिक्कत ना आए, क्योंकि मेन मकसद है पास होना, तो ये समझना जरूरी है कि किस तरीके से करना है। तो क्या बोला मैंने, P1 यहाँ पे 40, देखो ध्यान से, तो 4040 डिवाइड बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया सर, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब 8 से करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू M प्लस, पहला वाला हो गया। दूसरा क्या है, आराम से देखो, 15 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू M प्लस। नेक्स्ट क्या है 90 डिवाइड बाई 80, 90 डिवाइड बाई 80 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू M प्लस। आखिरी हमारा ये है 130 डिवाइड बाई 110 मल्टीप्लाई बाई 100, और फिर है मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू M प्लस, और आखिरी है अब 30 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू M प्लस, और फाइनल रिजल्ट के लिए MRC, ठीक है। ये आ गया हमारा सबमिशन PW पूरा आ गया यहाँ पे, डिवाइड बाई W, ठीक है, सबमिशन W, तो W कहाँ है हमारा, इसका टोटल करो, 5 और 3 8 8 अच्छा 14 6 20 2 22 7 29 29, तो सीधा सीधा डिवाइड बाई 29 कर देंगे, तो बच्चों आपका 130.91, ठीक है, यह आपका अप्रोक्स रिजल्ट आएगा, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। एक्चुअली आ रहा है 130.916 आ रहा है, तो अप्रोक्स क्या ले सकते हैं 130.92, तो वही चीज यहाँ पे दे रखा है, बस कुछ नहीं था। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताया कैलसी कैसे यूज करना है इन क्वेश्चनों में, नहीं तो अगर आप मैनुअली करेंगे कैलकुलेशन तो काफी टाइम लग जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15, और बहुत बार ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर गिवन है, बी एक्स ऑन वाई दे रखा है, बी वाई ऑन एक्स निकालना है, तो आप सबको पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स ऑन वाई मल्टीप्लाई बाई बी वाई ऑन एक्स होता है, यस सर। ये आपका कितना गिवन है मेरे बच्चों 0.3, बी एक्स ऑन वाई है -1.5, तो हमारा बी वाई ऑन एक्स क्या होगा बताओ, कुछ नहीं है, सिंपल सा 0.3, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का ये माइनस, तो आप करेंगे 0.3 डिवाइड बाई 1.5 इज इक्वल टू, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.2 आ रहा है, और नेगेटिव में आएगा, है ना, क्योंकि माइनस साइन भी आगे देखो, तो हमारा बी
y ऑन x जो होगा वो 0.2 और माइनस में। तो ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन आपका ये है आपका बी, है ना। तो ऑप्शन बी जो है -0.2 इट इज करेक्ट वन, है ना। मजेदार। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन हमारा? ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 16 है ये। क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है? बोला है सन विल डिसअपियर फ्रॉम ब्लू स्काई टुडे फॉर एवर। ये आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है। विद आवर अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड बिलीफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज प्रोबेबिलिटी टू दिस इवेंट। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या निकालने बोला है? ध्यान से देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट एज प्रोबेबिलिटी टू दिस इवेंट, इस इवेंट के लिए। अब यहां पे खुद सोचो, क्या ये पॉसिबल है जो ये स्टेटमेंट लिखा है? तो पॉसिबल है नहीं। क्या सन डिसअपियर हो सकता है ना, स्काई से फॉर एवर? नो, नॉट पॉसिबल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 0। ठीक है, इस केस में आपका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। चलिए, नेक्स्ट आया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और टाइम सीरीज का क्वेश्चन 17। क्वेश्चन ऐसे समझना चाहिए ना कि देखते ही पता चल जाए। हाँ, ऐसे प्रैक्टिस करो। यहां पे आपको बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द 5 ईयर मूविंग एवरेज अगेंस्ट ईयर 5। अब करने का तरीका क्या होता है मैं एक बार आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूं। यहां पे मैं ईयर्स लिख देता हूं, ये सेल्स गिवन है हमें, यहां पे मैंने सेल्स लिख दिया मेरे बच्चों। उसके बाद क्या करना होता है, थर्ड कॉलम में हमें लिखना है, ठीक है, मूविंग टोटल, ठीक है, और हमने लास्ट में लिखना है मूविंग एवरेज, एवीजी। चलिए, अब देखो कैसे करना है। यहां पे मैं ईयर लिख देता हूं, ईयर 1, ठीक है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, कहां तक दे रखा है? 9 तक, ईयर 5, फिर ईयर 6, ईयर 7, ठीक है, ईयर 7 के बाद ईयर 8 और ईयर 9। यहाँ पे सेल्स किस प्रकार हैं वो थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है हमारा क्या, 36, फिर यहाँ पे है 43, यहाँ पे भी है 43, यहाँ पे है 34, यहाँ पे 44, ये है 54, 34, फिर 24, फिर है 34, देन 24, और आखिरी अगर आप देखें तो 14 है। चलो जी, ये हो गया हमारा आखिरी 14। अब देखो करने का तरीका देखो ध्यान से, बहुत इजीली समझा रहा हूं। इसके लिए मैं थोड़ा दूसरा पेन ले लूं पहले। चलो, अब यहां पे मूविंग टोटल, यहां पे 5 ईयर बोला था तो 5 लिखो, ये 5 ईयर मूविंग टोटल होगा और ये 5 ईयर मूविंग एवरेज होगा। ठीक है, 5 ईयर मूविंग टोटल और 5 ईयर मूविंग एवरेज, क्योंकि हमें 5 ईयर ही बोला था ना, यहाँ पे ये लिखा है 5 ईयर मूविंग एवरेज। चलो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 5 ईयर मूविंग टोटल और फिर 5 ईयर मूविंग एवरेज, ये ईयर छोटा यहां लिख देता हूं। चलो जी, अब देखो क्या है, तो 5 ईयर मूविंग टोटल का मतलब 5 साल का टोटल लेना है, 3 4 5, ये 5 साल का टोटल। तो 5 साल का टोटल देखो सेल्स का क्या आ रहा है। तो अगर मैं देखूं 36 प्लस 43 प्लस, फिर है 43 प्लस, फिर है 34, ठीक है, प्लस, और फिर है 44 इज इक्वल टू, ये आ रहा है बच्चों हमारा 200। अब सर ये 200 हमने कहां पुट करना है? मेन बात आती है 200 कहां पुट करना है। तो बच्चों ऊपर से 2 ये छोड़ दो, नीचे से 2 ये छोड़ दो, ये बीच में आपने यहां पे लिखना है 200। समझ में आई बात? बीच में लिखना होगा। अब इसका क्या करना है, एवरेज निकालना है, 5 ईयर मूविंग एवरेज। तो 200 को डिवाइड कर दो 5 से, इज इक्वल टू, तो ये कितना आ गया 40। तो बस इसके पास में लिख देना है आपने 40। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट 5 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। तो ये पहले वाले को अब छोड़ देना है, ठीक है, ये पहले वाले को आपने छोड़ देना है, ध्यान से समझो, ये छोड़ देना है और ये वैल्यू भी छोड़ देना है। अब यहां से लेना है आप लोगों ने, तो 1 2 3 4 5, अब इसका टोटल निकालो। तो इसका टोटल करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, 43 प्लस 43, ठीक है, प्लस 34 प्लस, फिर है 44 प्लस, और आखिरी है 54।
इज इक्वल टू 218। अब 218 बीच में लिखना है, तो ऊपर से अगर आप 2 छोड़ दो, नीचे से देखो अगर 2 छोड़ दो तो बीच में यही आएगा 218। अब इसका भी एवरेज करेंगे तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5, तो ये 43.6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या करना है, नेक्स्ट 3 से लेना है। अब तो 1 2 3 4 5, बस अब इसका टोटल करना है, तो करो क्या क्या आएगा 43 फिर है प्लस 34, फिर है प्लस 44 प्लस 54 और 54 के बाद है प्लस 34 इज इक्वल टू 209। तो यहाँ पे जो आ रहा है हमारा 209 आ रहा है। देखो ये भी मैंने बीच में लिखा, अगर ये और ये छोड़ दिया, ये और ये छोड़ दिया, बीच का कितना आएगा 209 आ रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लें इसका 43 प्लस 34 प्लस 44 प्लस 54 प्लस 34 इज इक्वल 209। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे एवरेज, तो इसको डिवाइड बाय क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो बच्चों ये 41.8 आ रहा है 41.8। अब क्वेश्चन में एक चीज बड़े गौर से देखो, आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में आपको बोला था 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है अगेंस्ट ईयर 5, किसके अगेंस्ट ईयर 5 बोला है। तो अगेंस्ट ईयर 5 मतलब देखो इसको सर्कल कर दो ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो अगेंस्ट ईयर 5 यही आ रहा है। ठीक है, तो अगेंस्ट ईयर 5 ईयर मूविंग एवरेज क्या आ रहा है 41.8 आ रहा है। तो अगर हम ऑप्शन में देखें अब, ठीक है अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो बच्चों 41.8 जो ऑप्शन डी है वो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल तरीका है, पूरा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 17। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। क्वेश्चन नंबर 18 के साथ बोला इन अ बाईवेरिएट रिग्रेशन एनालिसिस, बाईवेरिएट मतलब 2 वेरिएबल, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या किसके बीच में डिफरेंस बोला है, एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और जो अनुमानित वैल्यू है जो आपने प्रेडिक्ट कर रखा है उसके बीच में जो डिफरेंस है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों रेसिडुअल। ठीक है, नोट कर लेना, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अगला आ रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 19, क्वेश्चन नंबर 19। चलो जी, तो आपने साथ साथ में करना है, जैसे ये देख रहे हैं आपने खुद भी सॉल्व करना है। बोला है बिकॉज ऑफ हैवी रेन ऑन संडे एवरेज रेनफॉल ऑफ अ सिटी फॉर द वीक, हफ्ते के लिए बोला है, फॉर 7 डेज बोला है, ध्यान रखना, इंक्रीज टू 0.6 इंच फ्रॉम द एवरेज रेनफॉल 0.3 इंच इंच मेजर्ड फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, द रेनफॉल ऑन संडे वाज। कुछ नहीं है, सिंपल बोला है कि मंडे से सैटरडे जो बारिश हो रही थी उसका जो एवरेज है मतलब मीन, हाँ वो कितना है 0.3 इंच है, और मंडे से लेकर संडे तक यही एवरेज जो है वो कितना हो जाता है 0.6 इंच हो जाता है। तो संडे को कितनी बारिश हुई वो निकालना है, तो सिंपल है ना। तो अगर मैं बात करता हूं टोटल रेनफॉल की, कहां से कहां तक, अगर मैं मंडे टू संडे लगाता हूं, मंडे से संडे तक, ठीक है, तो कितने होते हैं 7 डेज होते हैं, क्योंकि टोटल निकालना, ये तो एवरेज गिवन है। तो क्या करेंगे सीधा सीधा 7 मल्टीप्लाई बाई 0.6, दैट इज 7 6 42 मतलब 4.2 इंच हो जाएगा। चलो जी, अब अगर उसी तरीके से मैं टोटल रेनफॉल की बात करूं, टोटल रेनफॉल मंडे से लेकर अगर मैं बात करूं सैटरडे तक, तो कितना बोला था सर 0.3, और मंडे टू सैटरडे कितने हो गए 6 दिन, टोटल निकालना है हमें, तो 6 इंटू 0.3 विच इज इक्वल टू 1.8 इंच। तो ये 7 दिन का टोटल है, ये 6 दिन का टोटल है। तो बच्चों संडे का निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा सीधा इससे ये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 7 दिन का था, इसमें संडे इंक्लूड नहीं है नीचे वाले में, है ना, तो बस कर दो। तो अगर मैं 4.2 माइनस कर देता हूं 1.8, तो मेरे बच्चों 2.4 जो होगा वो संडे को आपकी बारिश होगी। तो संडे को कितना होगा रेनफॉल, संडेज रेनफॉल वो 2.4 इंच होगा। है क्या कोई ऑप्शन, यस, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल था।
चलो जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? इन जनरल प्रोबेबिलिटी, अगर हम जनरल प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं बच्चों, तो क्या होता है ना? तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसमें 0 और 1 होता है, और 0 1 दोनों ही क्या होते हैं? इंक्लूसिव होते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किया था, जो सन था अपीयर फ्रॉम स्काई फॉर एवर, 0 था नहीं था, तो 0 और 1 दोनों ही इंक्लूड किया जाता है, ये चीज आपने ध्यान रखना है। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूसिव, डिस्क्राइबिंग द रिलेटिव। रिलेटिव क्यों बोला गया? क्योंकि हम अनुमानित करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, एब्सोल्यूट मतलब एक्यूरेट, और जब हम कंपेयर करते हैं या अनुमानित करते हैं, अनुमान लगाना, तो उसको रिलेटिव कहते हैं, तो रिलेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब जैसे सी ऑप्शन बोला न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 एक्सक्लूसिव, नहीं, ये तो इंक्लूड होता है दोनों ही। बी बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन बोला है, तो ये भी गलत। पहला बोला है न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन 0 एंड, ये भी बिटवीन बोला है। ठीक है, बिटवीन तो होगा, अच्छा इंक्लूसिव बोला है, हाँ अच्छा इसमें भी इंक्लूसिव बोला है भाई, बट यहाँ पे बोला है एब्सोल्यूट। हाँ, एब्सोल्यूट नहीं होगा, क्या होगा? रिलेटिव, ये गलत है। यहाँ पे एक्सक्लूसिव बोला है, तो ये गलत है, बस यही चीज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बच्चों वो आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 20 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, ये मैं काफी बार आप लोग को करा भी चुका हूं। बेस्ट फिट लाइन, बेस्ट फिट लाइन क्या होता है? ध्यान से सुनो, बेस्ट फिट लाइन की यहां पे मतलब क्या है? मान लो कि आपका जो प्रेडिक्टेड वैल्यू है और जो एक्चुअल वैल्यू है, इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस अगर 0 के आसपास है, डिफरेंस का स्क्वायर मान लो, यहां पे स्क्वायर है ना, हाँ, डिफरेंस का स्क्वायर अगर 0 के आसपास आ रहा है मेरे बच्चों, मिनिमम आ रहा है, तो समझ लो वो क्या बेस्ट फिट लाइन है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लें, चलो अब मान लो कि मैं एक इक्वेशन बना रहा हूं, रिग्रेशन। ठीक है, प्रेडिक्टेड एग्जाम स्कोर कर रहा हूं मैं। इसके लिए मैंने क्या लिखा यहां पे, मैं लिख देता हूं 50 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय स्टडी आवर। सपोज मैंने ये बना दिया एक इक्वेशन फॉर्म। अब मैंने मान लो कि आप जो पढ़ रहे हैं, स्टडी आवर आपका 8 घंटे का है। ठीक है, कितना? 8 आवर्स का है, तो 8 4 जा 32 और प्लस 50 कितना हो गया? 82। ठीक है, तो आपने सोचा कि आपका 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, और आप सोच रहे, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू दिया है मैंने, तो आपको लग रहा है कि आपके 82 मार्क्स आएंगे, ये प्रेडिक्टेड है। बट एक्चुअली में जो देखा गया आपके 80 आए, तो इनका डिफरेंस अगर करूं 80 माइनस 82 माइनस 2 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये वैल्यू जितना 0 के पास आएगा ना, इसका स्क्वायर अगर करते हैं हम, ठीक है, ये तो क्या है, ये हमारा डी आएगा, दैट इज 82, सॉरी 80 माइनस एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस 2 आ रहा है। अब इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं और ये हमारा 0 के आसपास आता है, तो वो बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। तो बच्चों ऑप्शन ये देखो सीधा कहा है, बेस्ट फिट कर्व ऑकर्स व्हेन d1 स्क्वायर। ये तो हम एक पर्टिकुलर चीज का ले रहे हैं, बट ऐसे ही आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे सबके लिए, सभी इंडिविजुअल का। तो अगर वो वैल्यू मिनिमम आए, तो वो क्या आएगा? बेस्ट फिट लाइन कहलाएगा। ठीक है, कि सपोज मान लो ये अगर रिग्रेशन लाइन है, इसके आसपास आ रहा है अगर ये पॉइंट, तो उसको बेस्ट फिट लाइन कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। क्वेश्चन नंबर था क्या ये? 21। अगला बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। रॉ डेटा इज, रॉ डेटा मैंने बहुत बार पढ़ा है। तो रॉ डेटा क्या होता है? जिसको अभी तक अरेंज नहीं किया गया, जैसे कबाड़ी वाले होते हैं, है ना, प्लास्टिक का सामान, पेपर, लोहे का सामान, ये एक तरीके से रॉ डेटा है। ठीक है, तो जब हम रॉ डेटा की बात करते हैं, तो रॉ डेटा का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन विच कैन बी इंटरप्रेटेड टू टेक डिसीजन। नहीं, रॉ डेटा से हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली, है ना। ऑप्शन बी, इंफॉर्मेशन विच कैन नॉट बी पुट टू यूज डायरेक्टली। यस, इसको हम डायरेक्टली यूज में नहीं ला सकते हैं। पहले वो कबाड़ी वाला क्या करेगा? लोहे की चीजों को अलग करेगा, है ना, प्लास्टिक की चीजों को अलग करेगा, पेपर की चीजों को अलग करेगा, तब जाके वो एक प्रॉपर डिसीजन ले पाएगा, है ना, एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएगा। तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन बी है माय डियर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला है? देयर आर 4 पर्सन, 4 लोग हैं, नेम्ड ए बी सी एंड डी। ठीक है,
ए इज अ सेल्स पर्सन वेयर एज बी सी डी आर स्टूडेंट्स, ठीक है, अच्छी बात है। ए बोला है सेल पर्सन है, बी सी डी जो है वो स्टूडेंट्स है। ए कलेक्टेड सेल्स फिगर फॉर इस रीजन एंड बी सी डी यूज्ड दिस डेटा इन ऑर्डर टू स्टडी सेल्स पैटर्न। चलो, ए ने क्या किया, अपने लिए डेटा कलेक्ट किया सेल्स का, और बी सी डी जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उस डेटा को यूज किया, ठीक है, ए के डेटा को। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा करेक्ट है? तो बी यूजेस सेकेंड डेटा, यस डेफिनेटली ये तो राइट है ना, क्योंकि बी ने क्या किया, ए के डेटा को यूज किया जो ऑलरेडी क्या था, ए के द्वारा कलेक्ट किया गया था। तो ये क्या है, सेकेंड हैंड डेटा है, तो दिस इज योर व्हाट, सेकेंडरी डेटा। बाकी के भी देख लेते हैं, ए एंड बी बोथ आर, नहीं, ए का तो क्या है, प्राइमरी डेटा बोला है, तो बी प्राइमरी डेटा नहीं है, बी तो सेकेंडरी है, गलत है। ए बी सी डी ऑल आर यूजिंग सेकेंडरी डेटा, नहीं, ए क्या कर रहा है, प्राइमरी डेटा कर रहा है, कलेक्ट। डी क्या है, बी सी डी आर यूजिंग प्राइमरी डेटा, यहाँ पे बी सी डी बोला है, यहाँ पे सिर्फ बी यूज कर रहा है ना, बी सी डी यूज दिस डेटा इन ऑर्डर टू स्टडी सेल्स पैटर्न, हाँ प्राइमरी डेटा बोला है, ठीक है, ये तो गलत है ना। बी सी डी तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा तो कलेक्ट किसके द्वारा किया गया, प्राइमरी डेटा ए के द्वारा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 बोला इफ टू अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द हेड, दोनों ही हेड आना चाहिए। तो अगर हम उछालते तो क्या क्या आ सकते हैं, दो कॉइन को, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, और टेल टेल आ सकता है। हमें बोला है दोनों ही क्या आना चाहिए, बोथ द हेड्स आना चाहिए। तो ये तो एक ही बार आ रहा है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका 1 टोटल कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 4, तो 1/4, तो 1/4 होता है आपका 0.25, जो कि आपका ऑप्शन ए है। हमें पता पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, तो दो हेड आने की संभावना कितनी बार है, एक बार, तो एक लिखा। टोटल आउटकम कितने हैं सर, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, तो डिवाइड बाई 4 किया। क्लियर? चलो, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मीन है ना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। क्या बोला है, द मीन डेली सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉयज इन अ सर्टेन कंपनी वाज ₹600। बोला जो डेली सैलरी पेड किया जा रहा है एम्प्लॉयज को। अच्छा, ये एम्प्लॉयज के अंदर मतलब क्या है सर, मेल भी है तो फीमेल भी है, ठीक है, तो उनका क्या दे रखा है, ये मीन सैलरी। तो मीन सैलरी मतलब हम इसको लिख सकते हैं x बार 1 2, 1 2 का मतलब मेल लिया 1 के लिए, 2 के लिए फीमेल, तो ये आपका कंबाइंड मीन दे रखा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आगे बोला है द मीन डेली सैलरी पेड टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज आर, तो जो मीन सैलरी जो मेल को की जा रही है, पे की जा रही है, वो कितना है 620। तो इसका मतलब मेल को मैंने 1 लिया, तो x बार 1 जो है वो आपका कितना है मेरे बच्चों, 620 है, ठीक है, और फीमेल का बाद में है, तो x बार 2 जो मीन सैलरी है फीमेल का वो 520 रुपए। अब हमें मेल टू फीमेल, नॉट फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल एम्प्लॉयज की रेशियो निकालनी है। चलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, देखो आ जाओ भैया, करो। फॉर्मूला पता है सर, x बार 1 2 इज इक्वल टू n1 मतलब मेल के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन, यही होता है टोटल जो एम्प्लॉयज है n1 प्लस n2। अब ये चीज हमें गिवन है कितना, 600, मैं 600 लिख दिया। अच्छा, x बार 1 कितना है सर, 620 है, और n1 तो पता ही नहीं है, तो ये तो 620 n1 हो जाएगा, प्लस n2 कितना है 520 है, तो ये तो हो जाएगा 520 n2, और इधर ये एज इट इज रहेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे बच्चों, 600 n1 प्लस 600 n2 इज इक्वल टू 620 n1 प्लस 520 n2। अब n1 को एक तरफ, n2 को एक तरफ कर दो, बस खत्म कहानी। तो n1, तो चलो ये बड़ा है ना, इसको यहीं पे रखो, 620 n1, ये इधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा 600 n1, ये इधर 600 n2 है, 520 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये 520 n2, ये तो आ जाएगा 80 n2, और ये आ जाएगा बच्चों 20 n1। अब देखो n1 अपॉन में
इधर n2 ले लो, ले सकते हैं ना, n1 ये नीचे n2 आ गया, इधर 80/20, ये तो रेशियो निकालने बोला था, 0 0 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो ऊपर 4 आ रहा है नीचे 1 आ रहा है, तो कहने का मतलब n1:n2 जो आएगा वो आएगा 4:1, ठीक है, 4:1। बोला था ना मेल टू फीमेल एम्प्लॉय का रेशियो, तो वही तो निकाला, मेल को हमने n1 लिया था और फीमेल को n2 लिया था, तो 4:1 जो आपका बच्चों ऑप्शन डी है ना, ये ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। देखो कितने मजेदार क्वेश्चन हैं, बस ये क्या मांगते हैं, प्रैक्टिस मांगते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही होगा। तो चलो हम लोग 50 में से 25 क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26, क्या कह रहा है, the sum of the deviation of a certain number of observation measured from 4 is 72 and the sum of deviation of the observation from 7 is -3, mean of the observation। चलो अब आपने डेविएशन एक हमने किया था एज्यूम मीन मेथड, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज बोला है बच्चों, जब हम एज्यूम मीन मेथड से x बार निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या था, a था प्लस सबमिशन d और अपॉन में n। अब यहाँ पे क्या बोला है, सम ऑफ डेविएशन मतलब ये सबमिशन डी ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर्ड फ्रॉम 4, ये a है एक आर्बिटरी वैल्यू, किससे मेजर किया जा रहा है, हम लेते थे ना d इक्वल टू x माइनस ए, याद करो, हाँ वही है, तो यहां से लिया जा रहा है, तो यहाँ पे a हमारा क्या है बच्चों 4 है, ठीक है, प्लस ये x बार और सबमिशन d हमारा कितना बोला, ये 72 है और n हमें नहीं पता, ये तो हो गया एक। दूसरा फिर ऐसे ही बोला है, दूसरे भी अगर हम मीन निकालेंगे तो उसके लिए a क्या आ जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रॉम 7 से लिया जा रहा है, तो 7 प्लस सबमिशन डी बोला -3 है और यहाँ पे भी n नहीं पता। अब ध्यान रखो मैंने आप लोगों को एक चीज समझाया था, जब हम एज्यूम मीन की बात कर रहे हैं तो मान लो कि अगर किसी ने यहाँ पे a को 4 पकड़ा तो कोई 7 भी पकड़ सकता है, कुछ भी पकड़ सकता है क्योंकि एज्यूम्ड है ना, बट मीन दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, इसमें जो आएगा इसमें भी वही आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो चलो अब देखो सेम है, अभी देखो दोनों मीन का है, तो x बार है, तो ये साइड और ये साइड भी इक्वल ही तो होगा, यस सर, तो कर लेते हैं, तो 4 प्लस 72/n इज इक्वल टू 7, ठीक है, प्लस इसको माइनस में रखो -3/n। अब इसको इधर लेके आ रहा हूं, ठीक है, n वाली चीजों को एक तरफ, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 72/n, ये इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 3/n इज इक्वल टू 7, ये 4 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो एलसीएम तो इसका n ही आएगा, 72 3 75 75, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 और n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 75/3, तो यहाँ पे 3 2 जार 6 और 3 5 जार 15, तो n की वैल्यू क्या आई है 25 आई है, बट हमें निकालने क्या बोला है सर, हमें तो निकालने बोला है मीन। चलो अब मीन निकाल सकते हो, बस चाहे यहाँ पे 25 पुट करो चाहे यहाँ 25 पुट करो, n की जगह पे आंसर सेम आएगा, तो बस यहाँ पे मैं 25 पुट कर लेता हूँ तो हमारा x बार आ जाएगा, मतलब मीन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको करूँ 72 डिवाइड बाई 25 और प्लस 4 करता हूँ इज इक्वल टू, तो 6 पॉइंट हमारा 88 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, यस ऑप्शन पहले ही दे रखा है ना, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। एक चीज ध्यान रखना कि मतलब इतनी तगड़ी मतलब आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ जाए, आसानी से देखो आप 100 मार्क्स ला सकते हैं, इतना टफ नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ बार बार आप लोग को, क्या कि जो आप लोग के जो मॉड्यूल के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना उनको करो, क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग क्वेश्चन वहीं से दिए हैं, ठीक है। और लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उसका वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कराया था, तो काफी बच्चे खुश हो गए थे कि अरे नहीं सर इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले, तो इस बार भी जरूर देखने को मिलेगा। चलो जी अब यहाँ पे क्या बोला है इसको देखते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हो गया हमारा 25 हमने कर लिया था, ये 26 हो गया, क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27। चलो द मीन ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स इज 42, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स है, नहीं पता कितने हैं, उसका मीन बोला है 42 है। कहने का मतलब जो x बार है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
सब्मेशन x अपॉन n होता है। तो ये जो मीन है ना ये आपको गिवन है, कितना है बोला, ये 42 है, इज इक्वल टू सब्मेशन x अपॉन n। इसके जो कुछ नहीं है वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्मेशन x इज इक्वल टू 42 n हो गया, बस ये समझो। अब आगे क्या बोला है, इफ वन मोर आइटम 64 इज एडेड टू द डेटा, अगर इस डेटा के साथ और एक आइटम ऐड कर दिया जाए, कितना 64 को, तो नया जो मीन आएगा वो 44 आएगा, है ना। हमें नंबर ऑफ आइटम्स निकालना है, n निकालना है। चलो तो क्या x बार, अब क्या बोला है, फॉर्मूला हमें पता है सब्मेशन x होता है अपॉन n होता है। अब इसके साथ एक नया आइटम ऐड कर दिया जाए, कितना ऐड कर दिया जाए बोले 64। अगर इसके साथ एक ऐड कर दिया तो पहले जो n था उसके साथ भी तो एक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके ये जो नया मीन आएगा वो कितना आ जाएगा सर, इट विल बिकम 44। बस क्या था, कुछ नहीं था। अब सब्मेशन x आपको पता है 42n है, तो क्या इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो 42n प्लस 64 और अपॉन में n प्लस 1, बस कर दो बच्चों। अब सॉल्व करिए, आंसर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 44n प्लस 44 हो गया, यहाँ पे आपका 42n प्लस 64 हो गया। अब 44n इधर माइनस आएगा 42n, तो कितना आएगा, सिर्फ 2n आएगा, और यहाँ पे 64 माइनस 44, तो 4 से 4 गया 0 और 6 से 4 गया 2, 20, और n इज इक्वल टू 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो n कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो n हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी है। था ना इजी, कुछ नहीं था। तो देखो हमने हंसते हंसते आराम आराम से पूरा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग का ऐसा नहीं कि लगने दे दूंगा मैं कि भैया आपको एक क्वेश्चन भी समझ में ना आए। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन इतना डिटेल में कोई नहीं देता है बच्चों, क्योंकि हमारा मकसद ही है कि हर एक बच्चा आसानी से चीज को समझे, जहां शॉर्टकट अप्लाई कर सकता है वहां करे, और अपना रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकाले। क्या बोला है, द वेटेड एवरेज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज, चलो वेटेड एवरेज आपको गिवन है, प्राइस दे रखा है, ठीक है, और टन्स दे रखा है परचेज। चलिए इसको हम लोग x मान लेते हैं और इसको w मान लेते हैं। तो वेटेड एवरेज बोला है, चलो तो वेटेड एवरेज की जब मैं बात करूंगा तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है सब्मेशन w इंटू एक्स अपॉन सब्मेशन w। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलो तो अब देखो कैसे करेंगे, अब सीधा सीधा करो इसको। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करो। तो यहाँ पे देखो आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है 46.23, तो आपको दे रखा है ऑलरेडी वेटेड एवरेज 46.23, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इसको नीचे करो, कंफ्यूज मत हो। चलो तो यहाँ पे 46.23 ले लिया। चलो अब इसको करो मल्टीप्लाई, तो 45.60, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। चलो तो 45.60 मल्टीप्लाई बाय 135 इज इक्वल टू, तो ये आ रहा है हमारे बच्चों यहाँ पे 6156। ठीक है, चलो प्लस, अब इसके साथ ये करेंगे 50.70 मल्टीप्लाई बाय 40, ठीक है, इज इक्वल टू 2028, ये आ गया 2028। ठीक है, और प्लस इसके साथ ये करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये 25x आएगा, है कि नहीं है, समझ में आ गया बच्चों। और सब्मेशन w कितना है, इसका टोटल करो, तो ये आ रहा है 135 प्लस 40 प्लस 25 इज इक्वल टू, तो ये तो 200 आ रहा है। चलो जी, अब इसे सॉल्व करो आराम से, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको पहले सॉल्व करें। तो पहले इसको कर दो, कितना आ रहा है देखो इधर, 6156 प्लस 2028 ठीक है, इज इक्वल टू 8184, तो ये तो आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे अगर, तो ये 8184 आएगा, प्लस 25x का एज इट इज रहेगा, और 200 के साथ इसको करो, तो 46.23 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 9246, तो ये आ रहा है बच्चों 9246। अब यहाँ पे अगर मैं 25x इज इक्वल टू 9246 से ये राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर दो 8184 को, तो बच्चों ये आएगा 1062, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1062 डिवाइड बाई 25 कर देंगे तो 42.48, ये x की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो ये बिठा दो आप,
x की वैल्यू मैंने बिठा दिया क्या यहाँ पे 42.48। अब निकालने क्या बोला है, सिंपल एवरेज ऑफ द सिंपल एवरेज। तो सिंपल एवरेज कुछ नहीं होगा, सिंपल एवरेज जब बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं सिंपल एवरेज, तो उसके लिए सबमिशन x अपॉन n करना है, दैट्स ऑल। सबमिशन x, अब सबमिशन x क्या मतलब, ये सबका x का टोटल करना है। तो क्या क्या था 42.48, ठीक है, ये तो है ही, प्लस कर दो 50.70 50.70, ठीक है, फिर प्लस कर दो 45.60 ठीक है, इज इक्वल टू 138, इसका आ रहा है 138.78, और डिवाइड बाई यहाँ पे अगर हम कर देते हैं एन कितने 3 आइटम है, तो इसको हम डिवाइड बाई 3 कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो, इज इक्वल टू, तो 46.26 जो है इसका ऑप्शन बी, ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट है। कुछ नहीं था, देखो ये हमने सिंपल एवरेज आराम से निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? देखो तो कितने हो गए भैया, तो ये क्वेश्चन था 27 28 में भी पहुंच गए हम लोग, बहुत बढ़िया। खुद भी करना है, सिर्फ ये नहीं कि वीडियो देखो, करेंगे तभी पास होगा, बार बार कह रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम। अब ये इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक मीन। क्या बोला है मैं ये सिर्फ समझा देता हूं। मान लो x ये सीरीज है, यहां पे कुछ नंबर्स गिवन है, ठीक है। अब यहां पे पहले अगर डेविएशन निकालते हैं, तो डेविएशन निकाल रहे हैं x माइनस एक्स बार से, ठीक है। यहां पे बोला है ना स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो पहले डेविएशन निकालना होगा। आप लोगों को पता है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज 0 होता है, यहां पे अगर करेंगे तो ये 0 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो। बट अगर मेरे बच्चों d का स्क्वायर कर देते हैं, जो भी यहां पे वैल्यूज आ रही हैं इनका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी व्हाटएवर, वो वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। वो वैल्यू आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब हम डेविएशन किससे लेंगे, अर्थमेटिक मीन से लेंगे, फिर उस डी का स्क्वायर कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका मिनिमम होगा। बट यहीं पे अगर हम मीडियन या मोड से करते हैं तो वो वैल्यू उससे बड़ी होती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और ये क्वेश्चन है हमारा 28 हो गया, ये क्वेश्चन हमारा है सर 29 एंड दिस इज आवर 30। चलो 30 क्वेश्चन हमारा लगभग हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। पहला बोला रिग्रेशन इक्वेशन प्रेडिक्ट्स मैक्सिमम प्रोबेबल वैल्यूज, नहीं मैक्सिमम तो नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे हम रिग्रेशन की जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे मैंने कई बार आपको पढ़ाया, जैसे सेल्स और एडवर्टाइजमेंट ले लो, ठीक है। अब मान लो मैं एडवर्टाइजमेंट में क्या कर रहा हूं, 100 रुपया लगाया, तो मेरा सेल मान लो 500 का हुआ। 200 का लगाया, तो 200 का लगाया, तो इसका मतलब नहीं कि मेरी सेल जो होगी बहुत मैक्सिमम होगी, कम भी तो हो सकती है कि नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमम होगी ऐसा कुछ नहीं है, बट ये ऐसा होता है कि हाँ कि मोस्टली प्रोबेबल जो चांस है, ठीक है, या जिसको हम कह सकते हैं एक तरीके से कि प्रेडिक्ट्स मोस्ट लाइकली वैल्यूज, कि हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई इतना अगर मैं पैसा लगा रहा हूं सेल्स में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट में, तो हो सकता है कि मेरे जो सेल है वो इतने के लगभग आना चाहिए। बट ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई मैक्सिमम ही आएगा या मिनिमम ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा। प्रेडिक्ट्स मैक्सिमम वैल्यू ये भी नहीं होगा, मिनिमम ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन प्रेडिक्ट करता है मोस्ट लाइकली वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। जैसे यहाँ पे सेल्स एक वेरिएबल हो गया, और दूसरा वेरिएबल जो है वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, स्पेसिफाइड वैल्यूज ऑफ अदर वैल्यू, है ना। तो एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर निर्भर होता है, बट ये नहीं है कि वो जो है निर्भर हो रहा है तो वो हमेशा मैक्सिमम ही देगा या हमेशा मिनिमम देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो मोस्ट लाइकली वैल्यू देगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 30 यहां पे समाप्त हुआ। चलो आगे बोला है, इट इज द मोस्ट सुइटेबल एवरेज व्हेन इट इज डिजायर्ड टू गिव ग्रेटर वेट, ठीक है, किसको देंगे, ग्रेटर वेट देंगे टू स्मॉलर ऑब्जर्वेशन, स्मॉलर ऑब्जर्वेशन को ग्रेटर वेट देंगे, और लेस वेट देंगे लार्जर वंस को। तो बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर हार्मोनिक मीन है, ठीक है, बिल्कुल याद कर लो, ठीक है, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा ही है, आपने पढ़ रखा है। कौन सा क्वेश्चन हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। दिस इज नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर
32 करने जा रहे हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 डिफरेंट कार्स वन ऑफ ईच ऑफ द 4 मैन्युफैक्चरर्स बी पार्क इन अ पार्किंग लेन। 4 गाड़ियां हैं, 4 गाड़ियों को हम कितने तरीके से क्या कर सकते हैं, पार्किंग में लगा सकते हैं। तो सीधा सीधा क्या आंसर है, 4 गाड़ियां हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर की, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी, है ना। ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है ये कितना 4 कॉलम बनाते हैं, चलो ये 1 गाड़ी के लिए, दूसरा तीसरा चौथी गाड़ी के लिए मान लो। अब ये गाड़ी जो खड़ी है ये यहाँ भी तो हो सकती है, ये गाड़ी है यहाँ भी खड़ी हो सकती है, ये गाड़ी यहाँ भी खड़ी हो सकती है, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है आपको। तो जब ऐसा होता है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, है ना, सीधा सीधा 4 फैक्टोरियल, या इसको 4p4 कर दो आप, बात सेम है। तो बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 4 3 जा 12 12 2 जा 24। तो 24 तरीके से गाड़ियां खड़ी हो सकती है। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये था, बार बार भूल रहा हूँ, 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर दिस वन आवर 32। चलो अगला, ये भी इजी है, देखो देख के ही पता चल गया। अब बोला इन हाउ मेनी वे 6 कस्टमर, 6 कस्टमर है, कितनी तरीके से लाइन में खड़े में हो सकते हैं, कितने तरीके से लाइन में खड़े हो सकते हैं कैश को जमा करने के लिए। मान लो जो पहला खड़ा है वो तीसरे में भी खड़ा हो सकता है, वो 5वें में भी खड़ा हो सकता है, जो छठे में वो आगे में भी खड़ा हो सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। तो अगर इसको करते हैं हम लोग 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 720। तो 720 जो है मेरे बच्चों इसका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूं तो इसलिए आई थिंक पीडीएफ देने की तो जरूरत नहीं है, वीडियो देखें मेरे साथ करें और डिटेल सॉल्यूशन आपको यहीं पे मिल ही रहा है। 34, क्वेश्चन नंबर 34 मेरे बच्चों क्या बोला है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। चलो क्या दे रखा है इक्वेशन 16 एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब जब भी हमें नेचर ऑफ रूट की बात करते हैं तो सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालें, क्या होता है उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट है वो a है, एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है वो b है, और ये जो कांस्टेंट टर्म दिख रहा है ये c है। तो बच्चों बी स्क्वायर करेंगे तो माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 का 4 मल्टीप्लाई बाई a का मतलब 16 है और मल्टीप्लाई c का मतलब 9 है। तो अगर आप इसको करें तो माइनस का तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर 576 576 और 69 जार 144 और 144 4 ये भी 576 ही होगा। एक बार देख लें 144 मल्टीप्लाई बाई 4 कहाँ गया, 144 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू यस। तो देखो ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब 0 आएगा ना तो ध्यान रखना मेरे बच्चों वो रियल होता है, रैशनल होता है रूट, और क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर ये कितना है 35 है। बोला है बच्चों फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, सी के कौन से वैल्यू के लिए वुड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बी 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा 0 होगा। अब एक चीज ध्यान दो, प्रोडक्ट ऑफ जब हम रूट्स करते हैं तो क्या होता है c अपॉन a होता है ना। जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c अपॉन a। अब ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला आपका 0 होना चाहिए। अब बताओ कब 0 होगा, ऑप्शन से चेक करो भाई। देखो 0 कब हो सकता है, 0 कब हो सकता है जब मान लो, ध्यान से मैं बार बार समझा रहा हूं, जब ध्यान से समझो कि जब c की वैल्यू 0 आएगी और a की वैल्यू कुछ भी आए तभी 0 आएगा, क्योंकि 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। बट ये मत बोल देना कि सर c की वैल्यू कुछ भी है और a की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो उस केस में इंफिनिटी होती है, ध्यान रख लेना। ऊपर 0 डिवाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। बट अगर नीचे 0 आया और ऊपर कुछ भी आया मतलब अदर देन 0 तो वो क्या होगा इंफिनिटी होगा। ठीक है, तो किस केस में हो रहा है ऐसे देखो, तो सर यहाँ पे c देखो 0 है ये ठीक है और a 1 है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था 0 अपॉन a दैट विल भी क्या आ जाएगा आपका ये 0 ही आ जाएगा, है ना। कुछ नहीं था बच्चों, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा टेक्निक है और बिल्कुल आसान तरीका है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, चलो जी। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। अच्छा ये रूट्स गिवन है दो, ठीक है, तो दो रूट जब गिवन होते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधी बात है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे होता है मेरे बच्चों सम ऑफ रूट्स, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहां पे हो जाता है हमारा फिर प्लस, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। अब यहां पे अगर हम देखें एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या, यहां पे 9 प्लस नहीं है माइनस है, ये तो माइनस ही रखेंगे इसको, x का x, यहां पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 9 इंटू -4, बस क्या कर दिया, सिंपल है भाई, रूट्स आपको गिवन था ही। एक्स की स्क्वायर माइनस 9 में से 4 चला गया, कितना होगा 5, तो यहां पे ये 5x, अच्छा इक्वल टू में 0 भी लिखना है, ठीक है, और यहां पे प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा ऑप्शन है क्या कोई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ये हमें कहां दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट है बच्चा, ठीक, क्लियर। चलो जी अगला आते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ ये, आई थिंक 36, यस, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला है, देखो जी क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि चूज द करेक्ट कंडीशन फॉर एनी इक्वेशन टू बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। सबसे पहले जानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ए एक्स स्क्वायर ये फॉर्म होता है प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां पे ना चारों ऑप्शन ढंग से पढ़ो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब जो डिग्री है, मतलब हाईएस्ट जो पावर है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे ना मैं सिर्फ डी को ही देख रहा हूं, कुछ नहीं, क्यों, बड़ा सिंपल है। बोला है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बोला जो ए है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या ये सही है, करेक्ट पूछा है ना, हाँ, क्या ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये एक चीज देखो कि अगर मान लो ए आपका 0 है, सपोज मैं उल्टा बोल रहा हूं इसका, अगर ए 0 है तो यहां पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ यहां रह जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बट अब क्या यहाँ पे पावर जो हाईएस्ट पावर है या डिग्री क्या 2 है, नहीं है, क्या है 1 है, एक्स यहाँ पे 1 है, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, है ना, गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब कंडीशन ये जरूरी है क्या कि जो ए है वो 0 नहीं हो सकता, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन देखा है व्हेन आर नेचर ऑफ रूट्स रियल रेदर देन इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब जो वो नेगेटिव आ जाता है, आयोटा पढ़ा रखा है मैंने। तो बच्चों किस केस में होता है, जब डी जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ऑप्शन कौन सा दे रखा है, डी, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज मोर देन, क्योंकि अगर लेस होगा तो नेगेटिव आएगा, और हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं, कि जो इमेजिनरी हो जाएगा भाई, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा तो वो क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। तो इसलिए डी क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, अगर उसे क्या चाहिए, रियल रूट्स चाहिए। चलो जी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट था। तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। नाउ अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। बोला है फाइंड द मंथली प्रॉफिट। अच्छा भैया, मंथली प्रॉफिट फंक्शन इफ द फर्म्स ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट ये दे रखा है, एंड ईयरली प्रोडक्शन कॉस्ट ये दे रखा है, ठीक है, पर पीस दे रखा है, और ईच यूनिट इज सोल्ड एट ₹15। निकालना क्या, प्रॉफिट फंक्शन। चलो, तो सबसे पहले हमें पता है प्रॉफिट फंक्शन मतलब उसको हम लोग किससे, पाई से डिनोट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा जो रेवेन्यू फंक्शन है माइनस कर देंगे उससे कॉस्ट फंक्शन को, है ना, जो आपकी कमाई हो रही है उससे जब जो आपका खर्चा लगा उसको माइनस करेंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन देखते हैं। अब इस कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है, हमें पता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट होता है। अब यहां पे देखो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है,
फाइंड द मंथली फंक्शन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट 60,000 है, ठीक है, ठीक है। एंड ईयरली प्रोडक्शन कॉस्ट इज रुपीज, अच्छा प्रोडक्शन कॉस्ट जो लगता है सालाना वो क्या लग रहा है 120, इसके साथ x मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे सर? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, चेंज होता रहेगा, जैसे जैसे ये x हमारी क्वांटिटी है, क्या है x क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज होगा, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता, तो फिक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये पे बोला फाइंड द मंथली प्रॉफिट इफ अ फर्म्स ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट, ईयरली दे रखा है ये एंड ईयरली प्रोडक्शन कॉस्ट दे रखा है, चलो तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, क्वेश्चन पढ़ो, है ना, मंथली। तो अब क्या बोला है देखो, यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 12 ले सकते हैं सर, 12 कॉमन लिया, 12 पंजे 60 और 3 0, ये तो 5,000 हो जाएगा, 12 1 जा 12 10 और ये x का x डिवाइड बाय 12, तो ये और ये कैंसिल, तो 5000 प्लस 10x ये जो आया ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आया। और यहीं पे कर लेते हैं, अगर रेवेन्यू फंक्शन करेंगे तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो एक चीज बेची जा रही है 15 रुपए में, है ना, प्राइस ये है, और क्वांटिटी को हमने क्या लिया है x, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 15x, ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिट निकालिए आप लोग, रेवेन्यू फंक्शन था हमारा 15x, इससे माइनस कर देंगे कॉस्ट फंक्शन को, तो जब माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, है ना, ये भी माइनस और मेरे बच्चों ये भी माइनस, तो यहाँ पे अगर 15x माइनस 10x करूंगा तो यहाँ पे 5x आएगा और माइनस यहाँ पे 5000 आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट फंक्शन, 5x माइनस 5000 है क्या कहीं, 5x माइनस, ये दिख नहीं रहा, अच्छा है, ऑप्शन ए ही दे रखा है आपका, 5x माइनस 5000, तो कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन का क्वेश्चन। चलो और एक आ गया, ऐसा फटाफट जैसे मैं देख के पहचान पाऊंगी, हाँ भाई आप लोगों को भी ऐसे समझ में आना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करो। क्या बोला है, अब मैन्युफैक्चरर हैज अ मंथली फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, कितना दे रखा है 1 लाख, प्रोडक्शन कॉस्ट इतना है, ठीक है, प्रोडक्ट इज सोल्ड इतना, ठीक है, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है, सिंपल बोला है, एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मंथली दे ही रखा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे ईयरली था, यहाँ पे ऑलरेडी मंथली, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली है। तो यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन देख बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट क्या बोला है 1 लाख, तो 1 2 0 और 3 0, 1 लाख हो गया, और आपका एंड प्रोडक्शन कॉस्ट जो वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा 50x हो जाएगा, है ना, क्वांटिटी के साथ, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी वो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये हो गया कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्ट को इतने बेचा जा रहा है, तो रेवेन्यू फंक्शन कितना हो जाएगा बताओ, 75 प्राइस इनटू क्या क्वांटिटी। अब आपको फाइंड द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन निकालने बोला, तो कॉस्ट फंक्शन तो बच्चे हमारा कितना आ रहा है 1 लाख प्लस 50x आ रहा है क्या कहीं, ए ऑप्शन बी में आ रहा है ना, बट यहाँ पे और एक चीज निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बी सोल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू अ ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब आपका रेवेन्यू फंक्शन जो है वो इक्वल होगा कॉस्ट फंक्शन के, ठीक है, रेवेन्यू फंक्शन यहाँ पे क्या है 75, तो इसको 75x लिखा, कॉस्ट क्या है आपका इधर 1 लाख 2 1 2 3 हो गया, और प्लस क्या है 50x है। अब 75x माइनस 50x कितना हो गया सर, ये हो गया 25x, दिस इज योर 25x इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ गया 1 लाख, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो अगर आपका 1 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 25 कर दो तो ये बच्चों आपका कितना 4000 आ गया, यस। तो ऑप्शन जो बी है ये आप लोग का बिल्कुल करेक्ट था, है ना, बट चेक तो करना ही पड़ेगा ना बाबा, अगर सेम दे दें ऐसे तो क्या होगा। चलो जी 40 हो गए, 10 रह गए, खींचते हैं इसको ही फटाफट, अब तो अच्छे से आ गया होगा आप लोग को। क्या बोला है, एक सीमेंट इंडस्ट्री है रे, हैज अ ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज, अच्छा ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है ये, एंड अ मंथली प्रोडक्शन ऑफ, अच्छा मंथली प्रोडक्शन इसका दे रखा है, यूनिट प्रोड्यूस, द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट, अच्छा ये सोल्ड इतने बेचा जा रहा है, सिर्फ कॉस्ट फंक्शन बोला है भैया, तो इसका तो जो सोल्ड हो रहा है इसका तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है बच्चे, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, तो ये 9630, ठीक है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया
13 बोला है, तो इसके साथ वेरिएबल कॉस्ट के साथ क्वांटिटी भी आ जाएगा। अब ये क्या था, इधर देखो मंथली था, इसको भी कन्वर्ट करेंगे मंथली, तो डिवाइड बाय 12 क्योंकि ये ईयरली गिवन है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, कई बच्चे इसी को समझ ले और इसी को टिक कर दे। नहीं, एक्चुअल आंसर ये होगा, क्योंकि ये आपको मंथली में लाना है, क्योंकि मंथली में है। तो 12 8 जा 96 और 3 0, तो ये आ जाएगा आपका 8000 प्लस 13x। ठीक है, ये ध्यान रखना भैया, समझा दिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये, क्वेश्चन नंबर 41 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 42 रे भाई, किसका है ये, देख के बताओ रेशियो। हाँ, नजर ऐसी होनी चाहिए बस, देख के पता चल जाए कि मतलब हाँ कहां पे चीज लिखी है, तभी मजा है। गलत बोल रहा हो नहीं, चलिए। एक क्लास है, कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट, 48 जो है मेल स्टूडेंट्स हैं, 23 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। हमें बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। कुछ नहीं है, रेशियो किसका बोला है, देखो रेशियो बोला है सर जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और किसका बोला है, टोटल स्ट्रेंथ बोला है क्लास का। कुछ नहीं है यार, 6 7 का बच्चा भी कर लेगा, इतना इजी क्वेश्चन है ये। और कई बच्चे इसी को में घबरा जाते हैं कि यार इतना सिंपल भी क्यों दे दिया, दोनों में परेशान ने। तो फीमेल स्टूडेंट कितने थे, 23, तो 23 किया बच्चों मैंने, ठीक है रेशियो। और टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल स्ट्रेंथ मतलब मेल प्लस फीमेल को मिलाकर, तो 8 और 3 11, 1 9 1 4 1 5 और 6 7 71, तो 23:71 जो कि आपका ऑप्शन डी है ना, ये आपका करेक्ट है। देखो कुछ नहीं है, विद इन सेकेंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है देखते हैं, क्वेश्चन कितना हो गया ये, क्वेश्चन 42 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 बोला है इफ 4 6 4 है, 6 है, P है और 27 है, और भी है क्या, इफ 4 6 P 27 और Q भी है। चलो ये दे रखा है, यहां पे क्या बोला है, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर है बच्चे, इसको हम पता क्या लिख सकते हैं, 4/6, ठीक है, ये सारे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में ऐसे। तो यहां पे देखो क्या है, 4/6 इज इक्वल टू, ठीक है, ये इक्वल में आएंगे सारे, ऐसे करो, इसको हटाओ, घबराओ मत, इसको सीधे ही करो डायरेक्ट। चलो चलो जी, तो 4/6 ऐसे लिख सकते हैं जब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, फिर 6/P, फिर इधर P/27, ठीक है, और फिर इक्वल 27/Q। बस ये होता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, देख लो एक बार ढंग से, आया। चलो अब इसी को ले लो, क्योंकि इतना ले सकते हैं हम लोग। इधर से देखो P निकाल सकते हैं क्या अपन लोग, यस सर निकाल सकते हैं। P निकालेंगे तो P इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36 और डिवाइड बाई 4 है ना, 36 डिवाइड बाई 4। देखो यहाँ P 4P होना चाहिए, ऐसे समझो, मैं ओरल कर रहा हूँ, और 6 6 जा 36 आएगा, फिर P इज इक्वल टू क्या होगा, 36/4। तो P कितना आ जाएगा सर, P सिंपली हमारा 9 आ जाएगा, ठीक है, बस P 9 आ गया। P के जगह पे यहाँ पे P हमारा 9 आ गया, लिख लो। अब P के जगह पे यहाँ पे 9 बिठा दो, ठीक है, P के जगह 9 बिठा दिया। अब इधर करो, तो इधर करेंगे तो क्या होगा, Q इज इक्वल टू 27 इंटू 27 होगा, नहीं होगा, और 9 नीचे आ जाएगा, 9 3 जा 27, ठीक है, और 3 ये 27 इंटू 3, तो ये 81 आ जाएगा। तो P 9 आ रहा है और Q जो है बच्चों वो हमारा 81 आ रहा है। P 9 Q 81 ऑप्शन बी, यही है। अच्छा क्वेश्चन था नहीं था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 43 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर मुझे जितना याद है ये आप लोग का एक्सरसाइज क्वेश्चन में से ही है, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से है यार मुझे, पर ये क्वेश्चन मुझे बहुत याद है। बोला एक स्टेडियम है, हैविंग स्पेक्टेटर्स डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, मैच देखने गए, 2 ग्रुप डिवाइड कर दिया, एक है यंग जनरेशन का और एक है ओल्ड जनरेशन का, एंड द नंबर ऑफ यंग स्पेक्टेटर्स जो है वो है 1525,
दैट इज 1525, और जो ओल्ड स्पेक्टेटर्स हैं वो हैं 1875, 1875। हमें रेशियो किसका निकालना है? टोटल स्पेक्टेटर्स लिख लेते हैं यहाँ पे, टोटल स्पेक्टेटर्स शॉर्ट में लिख रहा हूं। रेशियो क्या है? जो आपके यंग स्पेक्टेटर्स हैं। अब टोटल स्पेक्टेटर्स क्या हो जाएंगे? तो सर ये हो जाएगा दोनों को मिलाकर, तो 1875 और प्लस कर दो मेरे बच्चों 1525, 1525, तो टोटल तो आ रहा है 3400 रेशियो। और यंग स्पेक्टेटर्स कितने हैं? 1525, 1525, तो डिवाइड कर दो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम लोग, कि कितना देर तक काटोगे, आपको भी नहीं पता कहां तक कटेगा ये, तो सीधा डिवाइड कर दिया करो भाई, ठीक है? सीधा क्या कर दिया करो? डिवाइड कर दिया करो। तो क्या है? 3400 डिवाइड बाई 1525 इज इक्वल टू, सर ये आ रहा है आपका कितना? 2.2295 ऐसा कुछ आ रहा है। सर अब ये ऑप्शन में तो है नहीं, कैसे पता चलेगा? तो बच्चों यहां पे भी वही तो करो, डिवाइड कर दो बस, रेशियो में जो दे रखा है उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप 136 डिवाइड बाई रेशियो मतलब यहां पे डिवाइड कर दो, तो कौन सा ऑप्शन आप डिवाइड करने के बाद आपको ये वाला वैल्यू दे रहा है, जो ऑप्शन ये वैल्यू दे रहा है वो ऑप्शन करेक्ट है। तो 136 डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू, ये नहीं हो रहा है, तो 1.81 दे रहा है, दूसरा भी नहीं होगा इसका मतलब। 75 तीसरा देख रहा हूं, डिवाइड बाई 61, ये भी नहीं हो रहा, 1.22 हो रहा है। तो लास्ट वाला देख रहा हूं 136 डिवाइड बाई 61, हाँ ये हो सकता है। तो ये भी आपका क्या दे रहा है? डी वाला ऑप्शन 2.2295 ऐसे ही दे रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे ही करना है, क्योंकि यहां पे जब आप काटने लगेंगे आपको पता नहीं कितने से कटेगा, पहले 5 से करोगे फिर पता नहीं कितने से करोगे, तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा मेरे बच्चों। चलो जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है? ये 44 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 45 भी आ गए, और इसके बाद सिर्फ 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। फाइंड टू नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल, 2 नंबर निकालने जिसका मीन प्रोपोर्शनल 8 है, ये 8 है बीच वाला, ठीक है? एंड द फर्स्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर इज, जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा? सेकंड नंबर का स्क्वायर होगा। तो ये सेकंड नंबर ये तो मीन है, ठीक है? तो 2 नंबर होंगे, तो एक इधर एक इसका आगे। तो ये अगर बोला है कि जो फर्स्ट नंबर होगा ना वो सेकंड का स्क्वायर होगा, तो सेकंड नंबर मैंने एक्स मान लिया, तो इसका स्क्वायर कौन सा होगा? फर्स्ट वाला होगा, ठीक है? ये मीन आ गया बीच का, क्लियर है? अब पता है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं अगर प्रोपोर्शन की बात करें, तो एक्स स्क्वायर इज टू 8 इज इक्वल टू 8 इज टू एक्स, ऐसे लिखते हैं बच्चों हम लोग, ठीक है? ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। अब क्या होता है, ये एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स क्यूब आ जाएगा, और 8 का करेंगे मल्टीप्लाई तो 64, तो एक्स क्या आ जाएगा? इसका क्यूब रूट आ जाएगा, और 64 का क्यूब रूट मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 3 बार आ रहा है, तो एक 3 को, सॉरी 4 इंटू 4 3 बार आ रहा है, तो एक 4 को बाहर ले लेंगे, तो x की वैल्यू हो गई 4। तो ये आ गया हमारा 4 सेकेंड वाला, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, है ना? तो ये 16 और 4 आ जाएगा, बस हमें वो 2 नंबर निकालने बोले थे, हमने वो निकाल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों, कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी सेव्ड बाय राकेश एंड हिज सिस्टर, राकेश और उसकी बहन के द्वारा जो पॉकेट मनी सेव किया जा रहा है उसका रेशियो जो है वो 5:6 है, ठीक है? कितना बोला है? 5:6। इफ द सिस्टर सेव्स ₹60 मोर, अगर उसकी बहन 60 रुपये ज्यादा सेव करती है, तो बोला हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव, तो राकेश को, मतलब उसका भाई तो हो गया, कितना सेव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग, जो उनका सेविंग का जो रेशियो है उसमें कोई चेंज ना आए, ठीक है? मतलब क्या बोला है कि अगर मान लो राकेश 5x करता है सेव, ठीक है? उसकी बहन करती है 6x, उसकी बहन उससे 60 रुपये ज्यादा करती है। अब राकेश को कितना सेव करना पड़ेगा हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि y सेव करना पड़ेगा, ताकि जो उनका रेशियो आए ना वो एज इट इज आए, कैसा? 5:6 ही आए। तो पहले मैंने लेट पकड़ा कि मान लेते हैं ये इसका सेविंग है, ये उसकी बहन का है।
अपॉन में कर दिया, रेशियो था। अब यहाँ पे कितना ये सेव कर दिया 60 रुपए ज्यादा, इसको कितना ज्यादा सेव करना पड़ेगा ताकि जो अब इनका रेशियो आएगा ना वो 5/6 आएगा, मतलब 5:6 आएगा। बस करो, अब सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 5 30x, इससे इसको मतलब 6 से इन दोनों को, 5 से इन दोनों को, तो 6 से कर रहा हूं पहले, 6 5 30x प्लस 6y, यहां पे करेंगे 6 5 30x प्लस 6 5 30, 300 है ना, यहां से ये कट जाएगा और y इज इक्वल टू क्या आएगा 300/6, तो 6 5 30 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 50 है ना। तो y तो था जो उसको ज्यादा जमा करना था, तो कितना आएगा इसका आंसर, सीधा सीधा इसका आंसर ऑप्शन सी आएगा, दैट इज 50। मतलब 50 रुपीज अगर वो ज्यादा सेव करता है, कौन, राकेश, तो भैया रेशियो वही आ जाएगा। चलो जी अगला क्वेश्चन, हाँ ईयर दिख गया, इंटरेस्ट दिख गया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बोला है AMS एंड कंपनी बोरोस 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट 15% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली, फाइंड देयर मंथली पे, मंथली पेमेंट जारी है भाई। तो मैंने आपको समझाया था जब भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन है चेक कर लो एन्युटी का तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन बच्चों क्या है, यस एन्युटी का है, ठीक है। मैंने 3 चीज चेक करने बोली थी। अब यहाँ पे ये पैसा आज के डेट में लिया जा रहा है, बोरो किया जा रहा है, तो ये क्या है सर, प्रेजेंट वैल्यू है, ये भी बोला था चेक करने के लिए। तीसरी चीज रेगुलर एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है। अब मान लो पैसा मैंने आज बोरो किया, अब मैं जो पेमेंट, अगर मैंने आज लोन लिया तो क्या आज ही से मुझे किस्त भरनी पड़ेगी, नहीं, नेक्स्ट मंथ से भरनी पड़ेगी, तो एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो इसलिए ये क्या है, रेगुलर एन्युटी है बस। तो रेगुलर एन्युटी के केस में प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को पता है प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आर ब्रैकेट के अंदर 1 - 1 + i होल टू द पावर -n अपॉन i, खत्म। अब गिवन क्या है, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1,20,000, आर आपको यहां पे निकालना है मंथली जो पेमेंट जाएगी, यहां पे 1 - 1 + i 15% है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 15% एनुअल कंपाउंडेड मंथली बोला है, ठीक है। तो 15% बोला है, तो 15% के लिए तो 15/100 आ गया, और मंथली बोला है तो 12 से भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों 15 डिवाइड बाई 1200 इज इक्वल टू, ये आ रहा है 0 आ जाएगा 0.0125, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो 1 + 0.0125 और टू द पावर -n माइनस, तो एक साल बोला, एक साल में कितने महीने, 12। तो मैंने जब भी कहा था मंथली बोलते हैं तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड करना है, तो वही मैंने यहां पे किया है, ठीक है बच्चों, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल है। और इसको डिवाइड बाय क्या करना होता है, डिवाइड बाय आई करना है, तो आई क्या था हमारा 0.0125 बस। अब इसको तरीका क्या होता है करने का, मैंने आप लोगों को बता रखा है, ध्यान से समझो। जब भी पावर में माइनस हो तो इसको हटाने के लिए हमें 1 डिवाइड बाई करना होता है, तो मैं वही कर रहा हूं 1 डिवाइड बाई, ठीक है। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है क्या है, ब्रैकेट के अंदर 1.0125 ऐड करने पर यही तो आएगा, तो मैं वही कर रहा हूं। तो मैंने 1 डिवाइड तो कर दिया, अब लिख रहा हूं 1.0125 कर दिया, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3, इक्वल 4, इक्वल 5, इक्वल 6, इक्वल 7, इक्वल 8, इक्वल 9, इक्वल 10, 11 और 12, क्योंकि 12 था। अब इस पूरे के आगे माइनस का साइन है, तो इधर प्लस माइनस का बटन है वो प्रेस कर दो, तो मेरे यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसके आगे क्या +1 है, तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा +1 भी कर दिया, ठीक है। अब सर डिवाइड बाई कर देंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे 0.0125 भी कर दिया, ठीक है। इधर का काम हो चुका है पूरा मेरे बच्चों, m+ सिखा रखा है सब। 1,20,000 अब इधर है, 1,20,000 1 2 3 1,20,000 हो गया। अब सीधा सीधा क्या करना है, डिवाइड MRC और इक्वल, ठीक है। तो इसका जो मेरा आंसर आ रहा है 10830 आ रहा है, ठीक है। 10830 जो है ऑप्शन बी आ रहा है, तो आप भी करिए, आपका भी आ जाएगा। और ये ट्रिक्स मैंने काफी सारी वीडियोस में बता रखी हैं, मेरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं, वहां पे आप देखिए एक बार, मैंने डिटेल में कैलकुलेटर ट्रिक्स जो हैं इन क्वेश्चनों को रिगार्डिंग वो करे हैं, ठीक है ना। चलो ये भी भाई उसी का ही है, इंटरेस्ट दिख गया मुझे, मतलब आंखें ऐसे होनी चाहिए ना, बस पकड़ में आ जाए।
कि भैया सारे क्वेश्चन कर लो, 100 लाने, ठान के चलो कि 100 लाने। तो ये 46 है, यहां पे 47, ठीक है। अब यहां पे 48 है ये क्वेश्चन नंबर। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट, बोला कुछ पैसा एक सर्टेन रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाया गया, वो डबल हो जाता कितना, 8 सालों में, ठीक है। मतलब 2 टाइम्स, डबल मतलब क्या हो गया सर, 2 टाइम्स कितने में हो रहा है, 16 ईयर्स में, नहीं 8 ईयर्स में, सॉरी 8 ईयर्स में हो रहा है। अब बोला है कितने सालों में वही पैसा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, जब भी आपको दे 2 टाइम्स डबल, 8 सालों में हो रहा है, 16 गुना कितना टाइम पे हो जाएगा, तो 16 मतलब क्या, 16 टाइम्स बोला है कितने में हो जाएगा, ये तो मांगा मेरे बच्चों। अभी जो 16 टाइम्स है ना, इसको हमें यहाँ पे 2 है, 2 के पावर के फॉर्म में ला सकते हैं कि 2 की पावर अगर 4 होती है, ठीक है, तो हमारा 16 आता है। मैंने उसको ऐसे लिख दिया। बस पता अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसका जो पावर है और यहाँ पे जो 8 ईयर्स आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा क्या आ गया, 32 ईयर्स। बस बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, ठीक है, और इतना ताम झाम नहीं करना है, बिल्कुल ही शॉर्टकट है कि नहीं है। तो आखिरी के मेरे ख्याल से अब 2 ही क्वेश्चन होने चाहिए। चलो जी, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है यार। अब यहां पे बोला इफ a-2 का जो फैक्टोरियल है और इंटू 24 इज इक्वल टू a+1 का फैक्टोरियल, ठीक है। बच्चों देखो मैंने कहा जब भी इक्वेशन फॉर्म होना तो ऑप्शन से किया करो। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है ए का दे रखा होगा, क्योंकि ए ही निकालने बोला है, बस ए की जगह पे पुट कर लो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सब चेक नहीं कर रहा हूं, एक ही से बता दे रहा हूं आपको। तो यहाँ पे 3 होगा बच्चों इसका करेक्ट। देखो कैसे, यहाँ पे अगर ए की जगह पे मैं 3 बिठाता हूं, 3 - 2 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, और 1 के साथ 24 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 आया। देखो कितना ईजी है। इधर ए की जगह पे अगर 3 बिठाऊंगा तो 3 + 1 क्या होता है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल। अब 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 × 3 × 2 × 1, तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो यहां भी 24 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीका, बाकियों से भी करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आ जाएगा, ओरली आ जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। तो व्हाट वुड बी द फैक्टोरियल नोटेशन फॉर 11 × 10 × 9 × 8 × 7। चलो ये दे रखा है, अब कौन सा होगा ऑप्शन में चेक करते हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से देख लो आ जाएगा। देखो अब 11 फैक्टोरियल है मेरे बच्चों, और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बड़े ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 11 को यहां तक लाने के लिए 11 × सर 10 × 9 × सर 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल कैंसल, तो यही चीज आ रही है और ये चीज ऊपर दे रखा है कि नहीं। यस सर, कुछ नहीं था क्या, तो ऑप्शन ए करेक्ट। बस ऐसे चेक किया करो। इसमें ना अगर जितना टाइम बचता है तो कुछ क्वेश्चन जो मुश्किल आते हैं उसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, है ना। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल गेट वैक्सीनेटेड, 8 लोगों को कितने तरीके से क्या वैक्सीनेटेड किया जा सकता है फ्रॉम 8 वैक्सीनेटर्स, 8 वैक्सीनेटर्स के द्वारा, एज्यूमिंग नो वैक्सीनेटर इज आइडल। चलो मतलब 8 है, कोई भी किसी से लगा सकता है, ऐसे नहीं कि उसने उसी को ही लगाना है, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया, ठीक है। तो सीधा सीधा क्या होगा, 8 फैक्टोरियल बता रखा है मैंने, तो 8 × 7 × 6 × 5, ये काफी बार करा चुका हूँ, 4 × 3 × 2, ठीक है। तो कितना आ रहा है सर, अच्छा इसका पूरा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 इज इक्वल टू 40320, 40320, ठीक है ना। ये था, तो ये हमारा 50वां ही है ना। चलो ठीक है, तो ये हमारे टोटल क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, तभी फायदा है जब आप लोग इसको देखें, है ना, और ज्यादा से 2 ये काट देना यार। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा 50वां क्वेश्चन। तो मॉडल क्वेश्चन पेपर के सारे दैट इज 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने इसको मेहनत से पूरी प्रैक्टिस करनी है कि कहीं ना कहीं यहीं से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। मैं अब बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या बच्चों आपने एक चीज गौर करी है क्या सर, कि इंस्टीट्यूट के द्वारा कई सारे क्वेश्चंस में वैल्यूज गलत दी थी,
कहीं ना कहीं मिस्टेक था। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ हार्डली 2 या 3 दिन पहले हुआ, और आज ही आपका इसका पूरा सॉल्यूशन के साथ आपके सामने रखा जा रहा है। तो बच्चों, ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी जाना जाता है अपने क्वालिटी के ऊपर, ना कि क्वांटिटी। तो बच्चों देखो कितनी डीपली रिसर्च किया जा रहा है, मानते नहीं इस बात को आप लोग भी? तो बच्चों कैसे लगे ये सॉल्यूशन आप लोगों ने जरूर बताना। शॉर्टकट ट्रिक्स जो आप लोगों को बताए, कैलकुलेटेड ट्रिक्स बताए, कैसा लगा इसका जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना अपना। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया, अपने आप को फटाफट जो हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, ठीक है, उसके अंदर फटाफट अपने आप को एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को अब डाउट्स क्लास के साथ साथ लाइव क्लासेस भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, तो फटाफट इसका फायदा उठाइए। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे हेल्पलाइन नंबर 8888-0402 पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम कीमत पे आप लोग को ये दिया जाता है, एक मिनिमम प्राइस में। हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। आप लोग खुद कहेंगे यार क्या कंटेंट बनाया, और उस कंटेंट के अंदर आपको, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो प्रैक्टिस होते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर के साथ साथ हर एक क्वेश्चन जो आपके मॉड्यूल के अंदर है, जैसे कि मैं बार बार रिपीट करता हूं, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स कितने इंपॉर्टेंट है, सबके आपको वीडियो सॉल्यूशन दिए जाते हैं। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो फटाफट इसका फायदा उठाइए, है ना। जहां पे आप अब लाइव क्लास भी बहुत जल्द आने वाली है, डाउट क्लास तो ऑलरेडी चालू हो ही गई है, तो उसको जरूर आप ज्वाइन करें। मिलते हैं बच्चों और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री श्याम।